हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मॉड्यूल का 7 सम देखने वाले इस वीडियो में। इसके पहले अब तक मैंने टोटल 6 सम्स की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को लेकर। आज हम लोग 7 सम देखने वाले। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग सीधा डायरेक्ट 7 सम का क्वेश्चन देखते हैं पहले। Following is a summary balance sheet of Satyaraj Limited as on 31st March 2025। सत्याराज लिमिटेड कंपनी की हम लोग को 31st मार्च 2025 की बैलेंस शीट दी गई है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर एकदम एंड में आप लोगों को बोला गया है, मैंने आपको हमेशा पहले से बताया कि जब भी आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला मॉड्यूल आता है, उससे आपको कोई भी सम आता है, आपको एकदम क्वेश्चन में एकदम एंड में बोला जाता है कि आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे एंड में लिखा है, गिवन जर्नल एंट्रीज फॉर अबव scheme of reconstruction without narrations. Prepare capital reduction account in the books of Satyaraj Limited and balance sheet of the company after reconstruction। यानी कि आप लोग को इस समय 3 चीज बनानी है। जर्नल एंट्रीज बनानी है विदाउट नरेशंस के, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है कंपनी की। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री आप लोग को जो क्वेश्चन में जो आप लोग को बैलेंस शीट दी जाती है उसके थ्रू, और जो उसके अलावा आप लोग को नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बेस पर आप लोग को जर्नल एंट्री बनानी रहती है। तो हम लोग वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन्फॉर्मेशन मुताबिक क्या दिया गया है, उसके मुताबिक हम लोग जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री मारेंगे। सो फर्स्ट वी विल गो फॉर इंफॉर्मेशन। दैट इज लिखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 5 years। अरियर मतलब का नॉट पेएबल, यानी कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड का हिस्सा 5 साल से नहीं दिए। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। यानी कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट 8 स्कीम्स दी गई है जिसको कोर्ट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। तो हम लोग वन बाय स्कीम देखते हैं, उसके बेस पर हम लोग जर्नल एंट्री में उसकी अपनी एंट्री डालेंगे। फर्स्ट में बोला है, इक्विटी शेयर्स बी reduced to rupees 1.25 each and then to be consolidated into shares of rupees 10 each। तो अभी यहाँ पर दो पार्ट है। एक आपको इक्विटी शेयर्स बी reduced to rupees 1.25 each है, एंड देन टू बी कंसोलिडेटेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। इक्विटी शेयर्स बी reduced to rupees 1.25 each, क्या है यहाँ पर, ये लाइबिलिटी इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर उसको जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है यहाँ पर रेड्यूस हो गई है। पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, आपकी लाइबिलिटी है, तो हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में कहाँ पर दिया है। बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले बोला गया लाइबिलिटी में 1,60,000 इक्विटी शेयर रुपीज फॉर ईच फुल्ली पेड 8 लाख रुपीज, यानी कि इसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो गई। स्कीम के मुताबिक क्या हुआ है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू पहले 5 रुपए थी, अभी इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। कितना, 1.25 रुपीज से ईच से यहाँ पर रिड्यूस हो गई। तो क्या होता है, लाइबिलिटी का क्या होता है जर्नल एंट्री में रूल, जब भी लाइबिलिटी घटती है तो वो डेबिट होती है, और जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो है लाइबिलिटी घट गई, पहले उसको उसकी लाइबिलिटी होती कंपनी की, तो पहले उसको हर एक इक्विटी शेयर्स को 5 रुपए के मुताबिक पेमेंट करना पड़ता फ्रॉम कंपनी टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। अभी उसकी वैल्यू घटकर कितनी हो गई, 1.25 रुपीज ईच हो गई, यानी कि अभी नए वाले इक्विटी शेयर्स, यानी कि अभी नए वाली वैल्यू के मुताबिक कंपनी को इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जो कुछ भी कंपनी ने इक्विटी शेयरहोल्डर्स इक्विटी शेयर्स खरीदी है उसका पेमेंट करना है फॉर 1.25 रुपीज ईच के मुताबिक, इसके मुताबिक पेमेंट करना है। और जो उसकी 5 रुपीज थी वो यहाँ पर चली गई, यानी कि अभी कंपनी को 5 रुपए के मुताबिक पेमेंट नहीं करना है। तो यानी कि लाइबिलिटी यहाँ पर घट गई, क्या 5 रुपए वाली लाइबिलिटी घट गई। तो जर्नल एंट्री में डेबिट साइड का कौन सा, ये वाला इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपए के मुताबिक वाला आएगा, फेस वैल्यू 5 रुपीज के मुताबिक आएगा। और जो क्रेडिट साइड है आप लोग का, वो आपका 1.25 रुपीज ईच के मुताबिक आएगा, यानी कि ये वाले नए इक्विटी शेयर की वैल्यू इसके मुताबिक जर्नल एंट्री में आपकी इसकी एंट्री क्रेडिट साइड आएगी। सो फर्स्ट विल एंटर दिस जर्नल एंट्री इन क्रेडिट जर्नल एंट्री। तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री, यहाँ पर हम लोग टेबल बना दिए। अभी सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में एंटर मारते हैं। नंबर 1 आएगा जर्नल एंट्री में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज कितने दिए थे, 1,60,000 इक्विटी शेयर दिया था। सो 1,60,000 इंटू रुपीज 5, डेबिट साइड आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,60,000 इंटू रुपीज 5। डेबिट अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, 8 लाख रुपीज, जो कि आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया गया, 8 लाख रुपीज। सो यहाँ पे सेम वही अमाउंट आएगा। फिर आएगा फिर नए इक्विटी शेयर्स, पहले तो थे इक्विटी शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू रुपीज 5 थी, अभी उसकी घटकर कितनी हो गई वैल्यू, 1.25 रुपीज ई हो गई। यानी कि कंपनी को भी पहले 5 रुपए के मुताबिक पेमेंट कुछ नहीं करना लाइबिलिटी को, अभी उसको 1.25 रुपीज के मुताबिक पेमेंट करना है फ्रॉम कंपनी टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, यानी कि अभी नए वाले इक्विटी शेयर्स आ गए। तो नए वाले इक्विटी शेयर्स कहाँ पर आएंगे, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,60,000 इंटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स इंटू रुपीज 1.25, जो आपको स्कीम में दिया गया। तो क्या आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 लाख रुपीज आपको वैल्यू मिली थी। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम हम लोग लिखेंगे 2 लाख रुपीज।
फिर अभी यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो क्वेश्चन में फेस वैल्यू थी उसकी कितनी थी, 5 रुपए इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू थी, और अब इसकी वैल्यू घटकर कितना 1.25 रुपीज यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू हो गई। यानी कि अभी इक्विटी शेयर की वैल्यू घट गई। और क्या होता है, जब भी लाइबिलिटी घटती है तो उस प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो प्रॉफिट कहाँ पड़ता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। सो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 1,03,000 इंटू कितना हुआ, 5 रुपए फेस वैल्यू थी, घटकर कितना 1.25 आ गए। सो 5 माइनस 1.25 इक्वल्स टू कितना 3.75 रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। इतना उसको लाइबिलिटी के मुताबिक पेमेंट नहीं करना पड़ा इक्विटी शेयर्स के लिए। तो क्या आएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दैट इज 1,03,000 इंटू रुपीज 3.75, कितना वैल्यू मिलती है हम लोग को, 6 लाख रुपीज आपको वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग क्रेडिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 6 लाख रुपीज। फिर अभी हम लोग को इसमें नरेशन लिखने नहीं बोला था क्वेश्चन में, तो हम लोग इसका नरेशन नहीं लिखेंगे फॉर दिस जर्नल एंट्री सम। फिर देख सकते हैं स्कीम में इसकी फौरन बाद यहाँ बोला गया एंड देन टू बी कंसोलिडेट इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेट का आपका एकदम सिंपल मैटर रहता है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले जो प्रिपरेशन बनाया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, जो शेयर्स थे बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर मिलकर सिंगल शेयर बन जाते हैं, और जो है यहाँ पर जो है शेयर्स की वैल्यू डिवाइड होती है, यानी कि क्या, शेयर्स की जो फेस वैल्यू होती है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में बैठकर एक बड़ी वैल्यू बन जाती है, यानी कि शेयर्स की। पहले यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई है, क्वेश्चन ने बोला इक्विटी शेयर्स बी रिड्यूस टू रुपीज 1.25 ईच एंड देन टू बी कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी कि अभी 1.25 से उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, और फिर वही वैल्यू उसी मुताबिक कंसोलिडेशन में हो गया। मतलब कंसोलिडेशन मतलब क्या, शेयर्स के यहाँ पर फेस वैल्यू छोटी छोटी वैल्यू मिलाकर एक बड़ी वैल्यू मिल जाती है। तो कंसोलिडेशन का रूल क्या है, उसमें जो आपकी शेयर्स की वैल्यू है वो आपकी ना घटेगी ना बढ़ेगी, उसमें यहाँ पर वही रहेगी, बस जो आपकी फेस वैल्यू वही आपकी बदलती है। तो क्या होता है यहाँ पर, अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन हो गया, तो मतलब क्या है बस, वो जो इक्विटी शेयर्स थे वो ओल्ड बन गए, जो 1.25 रुपीज के जो इक्विटी शेयर्स थे वो ओल्ड बन गए, अभी बाद में कंसोलिडेशन में चले गए, तो ओल्ड बन के इधर आएगा, जनरल एंट्री में डेबिट साइड वाला एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल की, जो ओल्ड वाली इक्विटी शेयर्स थे दैट इज 1.25 रुपीज के मुताबिक, और जो कंसोलिडेशन वाले शेयर्स यानी कंसोलिडेशन में जो गए वो किधर जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगी दैट इज रुपीज 10 के मुताबिक। सो हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री में एंटर करते हैं इसका, दैट इज जनरल एंट्री नंबर 2 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 1,03,000 इंटू 1.25 रुपीज, जो हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड मिला था, तो कितना मिला था 2 लाख रुपीज। तो डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा 2 लाख रुपीज। फिर अभी इसका जो है नेक्स्ट क्रेडिट साइड में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वो एंड देन टू बी कंसोलिडेट बोला गया था, तो देन बोला गया था, तो कंसोलिडेशन के मुताबिक भी नए इक्विटी शेयर बन गए। पहले वो तो थे नए थे, बाद में बात अलग है। पहले वो 5 रुपए के थे सबसे पहले, फिर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई 1.25 से, तो उसकी फिर से लेकिन वो कंसोलिडेशन में गए, तो जो नए वाले शेयर्स बन जो 1.25 वाले जो रुपीस के शेयर थे ना, उसकी भी नए वाले शेयर्स बन गए कंसोलिडेशन के मुताबिक, वो शेयर्स अभी कंसोलिडेशन में चले गए, यानी कि वो भी एक नए शेयर में आ गए फॉर्म में। तो नए शेयर्स कहाँ पर आते हैं, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 1 लाख, सॉरी यहाँ पर कितना शेयर्स की वैल्यू कितना 10 रुपीज दी गई, सो यहाँ पर लिखेंगे 10 रुपीज, और कितना क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना आएगा 2 लाख रुपीज। तो अभी हम लोग यहाँ पर लेकिन हम लोग को जो है नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर इसमें बदलेंगे, कंसोलिडेशन में कितना हो जाएगा, अभी उसकी वैल्यू 2 लाख रुपीज है कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन का रूल क्या, आपकी जो वैल्यू शेयर्स रहती है ना नए वाले इक्विटी शेयर्स की, जो रेडिस होकर आती है, उसमें उसकी वैल्यू शेयर्स नहीं बदल, वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं बदलता है, लेकिन जो है आपकी फेस वैल्यू वो आपकी बदल जाती है। तो अभी क्या था, पहले 1.25 की फेस वैल्यू थी, जब रेडिस हुई यहाँ पर 5 रुपए से, और अभी जब फिर से जब कंसोलिडेशन में गया तो कितना 10 रुपीज हो गया। तो अभी हम लोग को नहीं पता कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने गए, हम लोग आपको नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आपके मैटर नहीं करते, आपको इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन अगर आपको ओनली इन्फॉर्मेशन चेक करना है तो कैसे मिलेगा, कंसोलिडेशन की शेयर्स की वैल्यू कितना 2 लाख रुपीज है, और कंसोलिडेशन की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, सो 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना होता है 20,000, यानी कि कंसोलिडेशन में कितने 20,000 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर गए। फिर इससे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रीम कंप्लीट करती है, नाउ विल गो फॉर सेकंड। सेकंड में है 6% प्रीफरेंस शेयर्स बी reduced to रुपीज 40 each and then to be subdivided into shares of रुपीज 10 each। यहाँ पर भी दो पार्ट है, पहले हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। 6% प्रीफरेंस शेयर्स भी reduced to रुपीज 40 each। प्रीफरेंस शेयर्स की आपका लाइबिलिटी है, तो हम लोग देखते हैं कि लाइबिलिटी में कितना आ रहा है प्रीफरेंस शेयर्स को लेकर। 4,000 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड, कितना 4 लाख रुपीज है, और यहाँ पर स्कीम में बोला है 6% प्रेफरेंस शेयर्स भी reduced टू रुपीज 40 ईच, यानी कि पहले इसकी वैल्यू 100 रुपीज थी, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40 रुपीज। यहाँ पर उसकी अगेन जैसे आपको फर्स्ट स्कीम में था वैसे आपका ये भी स्कीम में है, तो मतलब क्या, अभी कंपनी को जो यहाँ पर
₹100 के मुताबिक पेमेंट नहीं करना है फॉर कंपनी फ्रॉम कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो कुछ भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदी है उसके मुताबिक कंपनी को ₹100 के मुताबिक पेमेंट नहीं करना है। तो मतलब ये वाली लाइबिलिटी घट गई, ₹100 वाली लाइबिलिटी घट गई। और अभी नई वाली लाइबिलिटी कितनी आई? ₹40। मतलब यहाँ पर कंपनी को अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ₹40 पे करना है फॉर ऑल दी प्रेफरेंस शेयर्स जो कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से खरीदी है। और यहाँ पर क्या लिखा? 6% प्रेफरेंस शेयर बी रिड्यूस टू ₹40 ईच। यानी कि ये नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। पहले उसकी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू ₹100 थी, अभी नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू ₹40। तो क्या आएगा? जर्नल एंट्री में डेबिट से क्या आएगा? ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज़ यहाँ पर लायबिलिटी कौन सी ₹100 वाली लायबिलिटी घट गई और अभी नई वाली लायबिलिटी होंगी कौन सी है? ₹40 की नई वाली लायबिलिटी आई। तो मतलब अभी कंपनी को क्या लायबिलिटी देना ही है। तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड क्या आता है? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 6 वाला परसेंट आएगा जो कि नए वाले प्रेफरेंस शेयर से, बिकॉज़ अभी 6% यहाँ पर लायबिलिटी नए वाला लायबिलिटी कंपनी की जब भी लायबिलिटी नहीं आती है या फिर लायबिलिटी बढ़ती है तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होती है। सो हम यहाँ पर एंटर करते हैं ना, दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 3 आएगा। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 4 लाख इंटू सॉरी 4,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू ₹100, बिकॉज यहाँ पर क्या उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? उसकी एक्चुअली वैल्यू 4 लाख रुपीज थी और उसका क्या हर एक शेयर की वैल्यू ₹100 दिया गया। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर कितना आपको दिया गया? ₹4,000। सो ₹4,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर एंटर करेंगे। सो डेबिट साइड आएगा जर्नल एंट्री नंबर 3 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 इंटू ₹100, दैट इज कितना? डेबिट रूपीज कॉलम में आएगा 4 लाख रुपए जो कि आपको बैलेंस शीट में मिला था। फिर अभी ये तो थे ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स थे, बिकॉज कंपनी को अभी इसके मुताबिक पेमेंट नहीं करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अभी कंपनी को ₹40 के मुताबिक पेमेंट करना है, यानी कि कंपनी से अभी एक लाइबिलिटी बड़ी है। उसको पहले वाली लाइबिलिटी से कंपनी का मतलब नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के मतलब नहीं है। तो अभी लेकिन कंपनी को जो है ₹40 के मुताबिक लाइबिलिटी से मतलब है, यानी कि इसके ₹40 वाली लाइबिलिटी तो आई। तो किधर आएगा? जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹40। कितना मिलेगा? 1,60,000 रुपीज। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 1,60,000 रुपीज क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा। अभी जो थे कंपनी के ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स उसकी वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज उसके पास वैल्यू थी ओल्ड, जब ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स थे, जब उसको ₹100 के मुताबिक पेमेंट करना था प्रेफरेंस शेयर्स को। अभी उसने नई वैल्यू कितना लगाया? ₹40 लगाया। ₹40 के मुताबिक कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना है। तो कंपनी का फायदा हुआ। पहले उसकी लाइबिलिटी ₹100 थी, अभी यहाँ पर लाइबिलिटी ₹40 तो घट गई। तो लाइबिलिटी जब घटती है तो क्या होता है? जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। कंपनी को जब भी फायदा होता है क्या होता है? जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आता है टू कैपिटल रिडक्शन करके। और कितने का फायदा हुआ? पहले ₹100 का था, अभी ₹40 पे करना पड़ा, तो कितना? ₹60 का फायदा हुआ। जो जनरेटिव में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन करके। सो विल एंटर दिस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दैट इज 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹60। कितना मिलेगा? 2,40,000 रुपीज। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 2,40,000 रुपीज, यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में आएगा। फिर इसी का सेकंड पार्ट है एंड देन टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जैसे कि आपको इक्विटी शेयर्स का बोला गया था, वैसे भी आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन का उसमें बोला गया, तो यहाँ पर आपको सब डिवीजन में बोला गया। सब डिवीजन कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन मीन्स बहुत सारे शेयर्स को मिलकर एक शेयर्स बनते हैं, लेकिन सब डिवीजन मीन्स एक शेयर मिलकर बहुत सारे शेयर से पार्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो मतलब क्या यहाँ पर, लेकिन आप में दोनों में आपका एक ही है कि आपकी जो वैल्यू शेयर रहती है वो आपकी सेम ही रहती है। उसमें आपको खाली कंसोलिडेशन सब डिवीजन होता है, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसमें आपको कौन से शेयर में क्या हुआ है, कंसोलिडेशन में सब डिवीजन कौन से शेयर में हुआ है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एंड देन टू बी सब डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि इसमें ओनली जो है फेस वैल्यू यहाँ पर बदलती है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर सेम, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बदलते हैं, फेस वैल्यू बदलती है, और साथ साथ आपके ओनली वैल्यू ऑफ शेयर्स आपकी सेम रहती है आपकी। तो मतलब क्या यहाँ पर एंड देन बोला गया ना, तो मतलब यहाँ पर जो ₹40 के जो प्रेफरेंस शेयर्स थे उसके मुताबिक यहाँ पर सब डिवीजन हुआ है। तो मतलब अभी हम लोग को ₹40 वाले शेयर्स के मुताबिक यहाँ पर सब डिवीजन वाली जर्नल एंट्री डालनी है। सो जर्नल एंट्री नंबर 4 आएगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे जो थे एंड देन बोला गया, तो देन मतलब क्या 40% ₹40 के मुताबिक प्रेफरेंस शेयर्स वाले यहाँ पर आएगा। वो भी आपके नए थे, वो ₹100 से ₹40 हो गए, और जब सब डिवीजन हुआ तो ₹10 में हो गया यहाँ पर। तो मतलब अभी जो है ₹40 से ₹10 में हुआ, तो हम लोग ₹40 शेयर वाली एंट्री डालनी रहेगी। तो यहाँ पर आएगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज डेबिट रूपीज कॉलम में कितना? सेम अमाउंट जो हम लोग को मिला था पहले, 1,60,000 रुपीज। सो यहाँ पर वो क्रेडिट होता पहले और यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, तो 1,60,000 रुपीज डेबिट रूपीज कॉलम में आएगा। फिर आएगा टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आएगा ₹10, बिकॉज वो सब डिविजन कितना ₹10 में यहाँ पर हो रहा है। इसमें जो आपका वैल्यू और शेयर्स की वैल्यू नहीं बदलती, ओनली आपकी जो है फेस वैल्यू बदलती है। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में कितना आएगा? 1,60,000 रुपीज। ये जो आप लोग इतना बहुत डिटेल में मत जाइए, सब डिवीजन कंसोलिडेशन में आप लोग को इतना डिटेल में है नहीं, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में क्या मतलब है, डिफरेंस क्या है।
अभी हम लोग थर्ड स्कीम देखते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिबेंचर फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट। मतलब क्या इंटरेस्ट एक्रूड? एक्रूड मतलब क्या? कंपनी ने यहाँ पर डिबेंचर होल्डर से यहाँ पर डिबेंचर खरीदी और यहाँ पर जो उसने डिबेंचर कमाई भी, सॉरी इंटरेस्ट कमाई भी, डिबेंचर होल्ड जब डिबेंचर खरीदी तो यहाँ पर उसने इंटरेस्ट कमाई भी। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिबेंचर फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट। जब कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर खरीदी तो क्या हुआ, कंपनी को डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर का पेमेंट करना ही है जब उसने डिबेंचर खरीदी, तो डिबेंचर को उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। यानी कि जो है कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर खरीदी तो अभी कंपनी सॉरी डिबेंचर होल्डर को उसके बदले में डिबेंचर का पेमेंट के साथ साथ उसको इंटरेस्ट अमाउंट भी कुछ मिलता है। इन दैट इज हम लोग बोलते हैं इसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो क्या बोला गया, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू मतलब क्या? डिबेंचर होल्डर जो थे उन्होंने इंटरेस्ट कमाए, एक्रूड मतलब अर्न, यानी कि इंटरेस्ट जो है उन्होंने कमाए, जो भी डिबेंचर कंपनी को उन्होंने दिए उसके मुताबिक जो कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है इंटरेस्ट वाले का और जो डिबेंचर खरीदने का उसका भी, तो उसके मुताबिक डिबेंचर होल्डर ने अपना इंटरेस्ट भी कमाए बाय बाइंग डिबेंचर टू कंपनी। बट नॉट ड्यू, नॉट ड्यू मतलब उनको अब तक रिसीव नहीं हुआ है कंपनी की तरफ से, डिबेंचर होल्डर को उनका डिबेंचर वाला इंटरेस्ट वाला अमाउंट नहीं मिला है जो कुछ भी डिबेंचर पर लगा था। ऑन 8% डिबेंचर फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्या होता है नॉर्मली आपका अकाउंटिंग ईयर आपका कौन सा रहता है? 31 मार्च 2025 आपका एंडिंग पीरियड रहता है। दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका रहता है अकाउंटिंग ईयर। तो मतलब क्या बोला गया, फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी कि हाफ ईयर का उनको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिला, हाफ ईयर का उनको मिल चुका है और हाफ ईयर का उनको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिला। हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, यानी कि ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको इंटरेस्ट रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई इंटरेस्ट और डिबेंचर्स को लेकर, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई लाइब्रेरी में, तो ये आपको बताया गया। द डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू रिसीव 40% ऑफ दिस इंटरेस्ट इन कैश इमीडिएटली एंड प्रोविजन फॉर बैलेंस बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो डिबेंचर होल्डर ने क्या बोला कि मेरा जितना भी है 100% में से 40% मुझे अपने कैश के फॉर्म में तुम अभी का पेमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर ने बोले कंपनी को कि हमारा जितना भी इससे निकलता है इंटरेस्ट अमाउंट, तुम हमको उसका 40% हमको अभी के अभी कैश के फॉर्म में दे दो एंड प्रोविजन फॉर बैलेंस बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो बचा जो 60% है उसको तुम अपने हिसाब में लिख दो। हिसाब में लिख दो मतलब क्या, अभी तुम बाद में फ्यूचर में कभी वापस वापस करोगे तो उसके मुताबिक एविडेंस के तौर पर तुम यहाँ पर अपने हिसाब में लिख दो, कंपनी को उसने बोला। तो अभी हम लोग इसका वर्किंग नोट सबसे पहले देखेंगे। इसका वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग पता चलेगा कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना था और कितने का पेमेंट करना है 40% मुताबिक और 60% कितना डालना है किधर डालना है। तो इसका वर्किंग नोट मैंने बनाया। वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट उसमें सबसे पहले नंबर में लिखेंगे कौन सी थी, स्कीम नंबर 3 था। सो विल एंटर देयर स्कीम नंबर 3 कितना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 8% डिबेंचर की वैल्यू कितनी दी गई, 4 लाख रुपीज 8% डिबेंचर की वैल्यू है। और यहाँ पर रेट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट और डिबेंचर कितना बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो उसके बेस पर हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि डिबेंचर को इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो 8% डिबेंचर की वैल्यू कितनी दी गई, 4 लाख रुपीज। और रेट और इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिबेंचर दैट इज 8%, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। इंटरेस्ट और डिबेंचर पर एनम इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो आपका पर एनम ही आपको इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर, तो पर एनम के मुताबिक हम लोग निकालेंगे। 8 इंटरेस्ट और डिबेंचर कितना मिलता है, 4 लाख उसकी वैल्यू है और 8% उसका इंटरेस्ट है। तो क्या है, अगर 4 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू कितना, ₹32,000, यानी कि पर एनम के मुताबिक 32,000 रुपीज इंटरेस्ट निकलता है फ्रॉम कंपनी टू डिबेंचर होल्डर को, इतना पूरा पेमेंट रिसीव होना चाहिए इंटरेस्ट के तौर पर। और यहाँ पर एंड में बोला गया है फॉर हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड द अबव बैलेंस शीट। मतलब क्या, उन लोगों को आधे ईयर का पेमेंट नहीं मिला है। 32,000 उनका पूरा इंटरेस्ट पेमेंट निकलता है, डिबेंचर होल्डर को जो चाहिए उसमें से हाफ ईयर का पेमेंट उनको अब तक नहीं मिला है इंटरेस्ट वाले का। तो हम लोग यहाँ पर पहले निकालते हैं 32,000 के मुताबिक हाफ ईयर कितना होगा। सो यहाँ पे लिखते हैं नॉट ड्यू फॉर हाफ ईयर, नॉट ड्यू फॉर हाफ ईयर आएगा दैट इज टोटल कितना था इंटरेस्ट अमाउंट 32,000। सो 32,000 इंटू हाफ करेंगे दैट इज 32,000 इंटू हाफ इज इक्वल टू ₹60,000, यानी कि 16,000 का कुछ हिसाब नहीं है यहाँ पर, हम लोग को क्वेश्चन की बैलेंस शीट में नहीं दिया गया और उनका उनको नहीं मिला है हिस्सा 16,000 रुपीज का डिबेंचर होल्डर को।
फिर उसके फौरन बाद बोले द डेबिटर होल्डर्स अग्री टू रिसीव 40% ऑफ दिस इंटरेस्ट इन कैश इमीडिएटली एंड प्रोविजन फॉर बैलेंस बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब डेबेंचर होल्डर ने क्या बोला कि जो हमारा आधा हिस्सा हमको नहीं मिला 16,000, उसमें से 40% तुम हमको कैश की फॉर्म में दे दो, और जो बचा हुआ तो है वो तुम अपने यहाँ पर खाते में लिख दो, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दो, कि तुम यहाँ पर कभी फ्यूचर में जब वापस करोगे तो हम लोग यहाँ पर उसके तौर पर तुम्हारे पास ही प्रूफ रहेगा और हमको भी यहाँ पर याद रहेगा। तो उसके मुताबिक तो पहले हम लोग क्या निकलना है कि कंपनी निकालना है कि कंपनी को 40% के मुताबिक कितना पेमेंट करेगी फ्रॉम 16,000 रुपीज। सो फर्स्ट विल कैलकुलेट दैट। तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर 40% पेमेंट इन कैश, 40% पेमेंट इन कैश, बिकॉज अगर 40% रिसीव होगा डिबेंचर होल्डर को तो कितना मिलेगा, 16,000 इंटू 40% करेंगे इज इक्वल टू रुपीज 6,400, यानी कि 6,400 रुपए का कैश की फॉर्म में पेमेंट करना है फ्रॉम कंपनी टू डिबेंचर होल्डर। फिर आगे बोला जो था जो बैलेंस एंड प्रोविजन फॉर बैलेंस वी मेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बैलेंस कितना बचा, 16,000 में 6,400 का पेमेंट उनको कैश के फॉर्म में कर दिया डिबेंचर होल्डर कंपनी ने, तो कितना बैलेंस बचा, बैलेंस इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, हम लोग को वैल्यू मिलेगी रुपीज 9,600 आपको वैल्यू मिलती है, यानी कि 9,600 अभी भी बाकी है कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के फॉर्म में पेमेंट करना। तो अभी ये जो आपका किधर जाएगा, ये आपका बैलेंसिंग है, तो हम लोग का आपका कुछ पता तो नहीं, यहाँ पर कुछ और भी कोई अकाउंट रहता है कि नहीं बैलेंसिंग के लिए, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो अभी हम लोग इसकी एंट्री डालते हैं जर्नल एंट्री में। दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 5 है कि जर्नल एंट्री नंबर 5 क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बिकॉज क्या है यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर तो लॉस हुआ, यहाँ पर उसको 16,000 का पूरा यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, उसने जब 32,000 का उसमें से 16,000 उसने पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी के पास से तो पैसा जाएगा अभी 16,000 का, जो हाफ ईयर का उसने पेमेंट नहीं किया, तो डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज लॉस हो रहा है कंपनी को। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में कितना आएगा, 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज। और यहाँ पर क्या बोला था डिबेंचर होल्डर ने कि मुझे 40% का कैश के फॉर्म में पेमेंट कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे 40%, कितना निकलता है 16,000 का 40%, 6,400, तो कंपनी के पास से कितना आ गया, 6,400 रुपए चला गया डिबेंचर, तो क्रेडिट कॉलम में आएगा 6,400 रुपीज। फिर अभी क्या था बचा जो 60%, वो तो अभी बाकी है, तो किधर जाएगा यहाँ पर उसका लिखेंगे हम लोग टू इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने इस फॉर्म में यहाँ पर एंटर किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज अभी तक हमारा इतना हिस्सा बाकी है कि हम लोग फ्यूचर में डिबेंचर को इंटरेस्ट के फॉर्म में इतना पेमेंट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर टू इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट। फिर क्रेडिट रूपीज कॉलम में आएगा कितना बैलेंसिंग अमाउंट था, 9,600, सो यहाँ पर एंटर करेंगे 9,600 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे। इससे हम लोग यहाँ बस एंट्री नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर दी, फोर्थ एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री सॉरी स्कीम नंबर फोर्थ। रुपीज 24,000 बी पेड टू प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स इन लिeu ऑफ अरियर्स ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड, मतलब क्या, प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को जो कुछ भी उनका प्रीफरेंस डिविडेंड का हिस्सा मिलता है, कंपनी ने कितना निकाला 24,000 रुपए, तो 24,000 का उसने पेमेंट कर दी। तो क्या होगा यहाँ पर, कंपनी के पास से पैसा गया तो कंपनी के पास पैसा ज्यादा लॉस होता है, कहाँ आता है जर्नल एंट्री में डेबिट साइड कैपिटल रिडक्शन करके जाता है, और किधर गया, बैंक को गया, कंपनी ने प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को दिए और 24,000 रुपए उसने पे कर दी, तो मतलब क्या, वो यहाँ से पैसा गया, क्रेडिट वोट गोज, क्या गया, पैसा यहाँ से गया, तो क्रेडिट में क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, और कितना रुपए, 24,000 रुपए। सो विल एंटर दिस जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री नंबर 6 आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा 24,000 रुपीज, बिकॉज अब कंपनी को 24,000 रुपए पे करना पड़ा प्रेफरेंस डिविडेंड के तौर पर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को, तो लॉस हुआ कंपनी का, तो डेबिट साइड ये अकाउंट आएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट वोट गोज, कंपनी के पास से क्या गया, पैसा गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और कितना रुपए, 24,000 रुपए यहाँ पर कंपनी के पास से गया, सो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 24,000 रुपीज। फिर अभी आता है स्कीम नंबर 5 में, the debenture holders also agreed to accept equal number of 9% debenture rupees 60 each in exchange of 8% debenture rupees 100 each। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया गया, लाइबिलिटी में कितना दिया आपको, 8% debenture rupees 100 each, 4 लाख रुपीज, यानी कि क्या बोला गया यहाँ पे स्कीम में, debenture holders also agreed to accept an equal number of 9% debenture और 60 rupees each
इस एक्सचेंज ऑफ 8% डिबेंचर रुपीज 100 ईच। जो कंपनी के कितने थे, 8% डिबेंचर्स थे, तो डिबेंचर होल्डर ने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पर तैयार है कि हम लोग को यहाँ पर 9% डिबेंचर्स दे दो 60 रुपीज के मुताबिक। पहले उसकी वैल्यू यहाँ पर 800 रुपीज थी, अभी इसकी वैल्यू गिरा कर कितना 60 रुपीज कर दिए। ओनली जो फर्क है वो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिबेंचर पर दिया कितना, पहले उसका 8% था, अभी उन लोगों ने यहाँ पर 9% कर दिए। कुछ हिस्सा का अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ओनली यहाँ पर क्या बोला गया कि डिबेंचर होल्डर से एक्सचेंज कर दिया, वो यहाँ पर मान लिया एक्सचेंज करने के लिए। अभी इसको 8% के बदले 9% डिबेंचर्स टी है। और कितना वैल्यू उसने घटा दिया, पहले 100 रुपए रखा था, अभी 60 रुपए कर दिया। तो मतलब क्या, और यहाँ पर बैलेंस शीट में कितना दिया गया था, 8% डिबेंचर रुपीज 100, यानी कंपनी को डिबेंचर होल्डर को 8% डिबेंचर के मुताबिक इतना पेमेंट करना था, 4 लाख रुपए का पेमेंट करना था। अभी डिबेंचर होल्डर्स ने यहाँ पर ये भी घटा दिया, तो यहाँ पर उसको 60 रुपए के मुताबिक पेमेंट करना है फ्रॉम कंपनी टू डिबेंचर होल्डर। तो मतलब कंपनी को फायदा हुआ, लाइबिलिटी को फायदा हुआ यहाँ पर लाइबिलिटी का। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू घटी, यहाँ पर 8% डिबेंचर घट गया। तो क्या होता है जनरल एंट्री में डेबिट साइड क्या आता है, जो यहाँ पर लाइबिलिटी घटती है किधर जाती है, जनरल एंट्री में डेबिट साइड जाती है। तो क्या आएगा, 8% डिबेंचर अकाउंट जो है आपका जनरल एंट्री में डेबिट साइड है, जो है कि आपका 100 रुपीज के मुताबिक है। और अभी नई वाली वैल्यू बढ़ गई, यानी कि 9% डिबेंचर रुपीज के पास आ गया। अभी उसको 9% डिबेंचर के मुताबिक तो पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को। और कितना वैल्यू 60 रुपीज, 60 रुपीज के मुताबिक पेमेंट करना है। तो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड क्या आएगा, 9% डिबेंचर अकाउंट। तुम लोग यहाँ पर एंटर करते पहले जनरल एंट्री नंबर 7 आएगा, 8% डिबेंचर अकाउंट दैट इज ₹100, जो कि हम लोग क्वेश्चन में दी गई थी ₹100। कितना डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा, 4 लाख रुपीज, जो कि आपको बैलेंस शीट में मिला है। क्योंकि यहाँ पर जो है उसने एक्सचेंज किया क्या, कितना 8% के बदले 9% डिबेंचर ने माना। और उसने किसकी वैल्यू घटा दी, 8% डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए थी, जो कि उसने घटा के 60 रुपए कर दिया। तो अभी कौन सी लाइबिलिटी घटी, 8% डिबेंचर घटी, तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड 8% डिबेंचर वाली एंट्री आएगी। फिर क्रेडिट साइड कौन सी आएगी, अभी नई वाले डिबेंचर यहाँ पर आ गए, कंपनी को भी नई वाली लाइबिलिटी के मुताबिक पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर को, दैट इज 9% डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड 9% डिबेंचर अकाउंट दैट इज ₹60। तो ब्रैकेट कॉलम में लिखेंगे ₹60। और कितना आएगा यहाँ पर, क्रेडिट रुपीज कॉलम में कितना आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे आपके 4000। तो यहाँ पर क्या आएगा 4000 इंटू ₹60, दैट इज 2,40,000 रुपीज। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 2,40,000 रुपीज। अभी देख सकते हैं आपको 8% डिबेंचर जो आप थे उसकी वैल्यू कितनी थी, कंपनी की 4 लाख रुपए की वैल्यू थी। और यहाँ पर जो थी 29% डिबेंचर उसकी वैल्यू कितना, 2,40,000 रुपए इसको पे करना पड़ा 9% डिबेंचर के मुताबिक। तो कंपनी का फायदा हुआ, पहले अगर उसको पे करना पड़ता 4 लाख रुपए पे करने पड़ते, अभी इसको 2,24,000 रुपए 2,40,000 रुपए पे करना पड़ा, यानी कंपनी को फायदा हुआ, लाइबिलिटी कट गई। तो फायदा कहाँ आता है, जर्नल एंट्री पे कैसे रहेगा, टू कैपिटल रिडक्शन करके। तो लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ, पहले 100 रुपए की वैल्यू थी, अभी 60 रुपए की वैल्यू हो गई, 40 रुपए का फायदा हुआ, ₹100 आएगा ₹40। और कितने का फायदा हुआ, सो 4,000 इंटू 4,000 डिबेंचर इंटू ₹40 कितना होता है, 1,03,000 रुपीज। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 1,03,000 रुपीज। फिर अभी हम लोग यहाँ पर सिक्स स्कीम भी कर दिए। नाउ विल गो फॉर सिक्स स्कीम। सिक्स स्कीम में बोला है, बैंक हैज अग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। द रिमेनिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट ₹1,20,000। ये जो रिमेनिंग स्टॉक है ये आपका दूसरा पार्ट है, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बैंक हैज अग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कंपनी ने बैंक से लोन ली, तो क्या हुआ, अभी कंपनी को लोन चुकाने का मौका आया, वक्त आया बैंक को, तो क्या हुआ, बैंक हैज अग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। कंपनी के बाद जी कितने भी स्टॉक दे, बैंक ने बोला कि उसमें से 50% स्टॉक हम लोग को यहाँ पर दे दो इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब क्या, अभी तुम्हारा जितना भी तुमने हमसे लोन लिया, हम लोग को यहाँ पर ये नहीं पता है कि बैंक कंपनी ने बैंक वालों से कितना लोन ली। तो यहाँ पर जो है उसने बोला कि जितना भी तुम्हारा हिसाब निकलता था, अभी तुम्हारा जितना भी हिसाब निकलता था उसमें से यहाँ पर जो है उसको भी इंटरेस्ट भी लगा होगा कि कंपनी ने उसको यहाँ पर लेट पेमेंट की होगी, तो उसको लेट फी भी लगी होगी कि लेट फी के मुताबिक अभी तुमको इतना वैल्यू ज्यादा बढ़ाकर देना है फ्रॉम कंपनी टू बैंक एज अ लोन पेमेंट। तो क्या हुआ यहाँ पर, अभी जितना भी हिसाब निकलता था, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बैंक हैज एग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब क्या, बैंक ने बोला है कि मुझे तुम्हारा 50% ऑफ स्टॉक भी दो, स्टॉक की जितनी वैल्यू 50% भी दो इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम। मतलब क्या, मेरा जितना भी हिसाब है उसके साथ साथ मिला के मुझे 50% स्टॉक भी दो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यहाँ पर बोला आगे आगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि जितना भी मेरा इंटरेस्ट निकलता है वो इंटरेस्ट के मुताबिक भी तुम यहाँ पर अपना वो भी हिस्सा मुझे दो यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले क्लेम बोला है, तो यहाँ पर बैंक का कितना वैल्यू लिखा होगा आपको, बैंक आपको लाइब्रेरी यहाँ पर लाइबिलिटी कंपनी की, तो लाइबिलिटी कॉलम में आपको लिखा होगा दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपका बैंक वाले एंट्री है यहाँ पर लाइबिलिटी में, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 1,50,000, यानी कंपनी को 1,50,000 रुपए पे करना है बैंक वालों को
तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद जो वैल्यू है उसको यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह लगी होगी, उसकी वैल्यू पर इंटरेस्ट लगी होगी जितना भी, और इंटरेस्ट तो ज्यादा ही लगता है जब लोन पेमेंट टाइम पे नहीं करते तो क्या होता है यहाँ पर उसकी इंटरेस्ट कितनी लगी होगी वो हम लोग यहाँ पर नहीं बताया गया। लेकिन उसके फौरन बाद बोला है इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। यहाँ और देख सकते हो कि आपका जो है कि आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट के नीचे एक और सन्ड्री क्रेडिट्स की एंट्री थी उसके नीचे एक और चीज बोली गई, इंक्लूडिंग ₹20,000 इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि क्या हुआ है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो 20,000 रुपए इंटरेस्ट था वो अभी तक कंपनी ने पेमेंट नहीं की है। यानी कि 20,000 रुपए का इंटरेस्ट निकलता था बैंक ओवरड्राफ्ट पर जो कि कंपनी को टू बैंक पेमेंट करना था ₹20,000। तो अभी कंपनी को क्या करना है, 1,50,000 रुपए पे करना है और बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट दैट इज ₹20,000 भी उसको पेमेंट करना है। और उसके साथ उसने बोला है बैंक इज अग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। यानी कि बैंक को उसने भी कंपनी ने बैंक वाले से बात की तो वहां पर बैंक वाला ये मान गया कि मुझे यहाँ पर 1,50,000 रुपए पे करो, साथ में मेरा इंटरेस्ट अमाउंट भी मुझे पे करो, लेकिन साथ साथ उनको भी क्या करना है 50% स्टॉक वो उसमें मान गया। यानी कि जो है कंपनी ने बोले कि हम बाद में देखते हैं, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा हमको टाइम दो, ये सब बोली होगी। लेकिन अभी बैंक ने बोला कि जो तुम्हारा स्टॉक है उसका 50% मुझे यहाँ पर दे दो। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है। स्टॉक आपका एसेट्स है, कंपनी का एसेट्स है, तो देखते हैं यहाँ पर एसेट्स में स्टॉक की वैल्यू कितनी दी गई है। एसेट्स में स्टॉक बोला गया 3,30,340 रुपीज, 3,30,340। इसका मतलब 50% बैंक वालों को चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये वाली स्कीम के मुताबिक इसका वर्किंग नोट देखते हैं। ये पूरी स्कीम है तभी आपको समझ आएगी। दैट इज वर्किंग नोट लिखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 स्कीम नंबर 6 है यहाँ पर। सबसे मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया दो पार्ट है, तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट का देखते हैं। नंबर 1 आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दिया था हम लोग को बैलेंस शीट में, ₹1,50,000। तो ₹1,50,000 आएगा। फिर यहाँ पर उस स्कीम में क्या बोला था, बैंक यहाँ पर 50% स्टॉक का 50% यहाँ पर लेने के लिए मान गई है। तो सबसे पहले निकालते हैं स्टॉक का 50% कितना होता है। स्टॉक की वैल्यू कितना, 3,30,340 रुपीज थी। सो यहाँ पर आएगा 3,30,000 इंटू 50% करेंगे, कितनी वैल्यू मिलेगी, ₹1,35,170। यानी कि इतनी वैल्यू यहाँ पर कंपनी से चली गई स्टॉक के तौर पर टू बैंक। फिर आता है इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बिकॉज यहाँ पर उसने बैंक ने बोला कि यहाँ पर मुझे अपना इंटरेस्ट अमाउंट भी चाहिए साथ में, दैट इज ₹20,000 मुझे मेरा इंटरेस्ट अमाउंट भी यहाँ पर चाहिए। तो कंपनी के पास से क्या हुआ, स्टॉक का 50% चला गया और यहाँ पर कंपनी को जो था, जो बैंक को जो इंटरेस्ट अमाउंट पे करना था उसका खुद का जो यहाँ पर था वो यहाँ पर 20,000 अमाउंट भी पे करना पड़ेगा फ्रॉम कंपनी टू बैंक। तो अभी हम लोग इसकी जर्नल एंट्री डालते हैं। दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 8 आएगा। सबसे पहले आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। बिकॉज क्या बोला गया स्कीम में, उसने बोला था बैंक हैज अग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ इट्स क्लेम बोला था। तो मतलब क्या बैंक ओवरड्राफ्ट ही हुआ, बैंक वाला को उसका खुद का भी हिस्सा चाहिए तो कंपनी ने यहाँ पर उससे लिया है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला गया, उसको अपने क्लेम के साथ साथ उसका खुद का इंटरेस्ट भी चाहिए। तो उसका खुद का क्लेम कितना था, ₹1,50,000 बैंक ओवरड्राफ्ट उसका खुद का क्लेम था और उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, ₹20,000। तो ये आ जाएगा आपके जर्नल एंट्री में डेबिट साइड, बिकॉज ये वाली जो है कंपनी के पास से जा रही है, कंपनी के पास से ये पूरा अमाउंट यहाँ पर जा रहा है और ये उसकी लाइबिलिटी पूरी तरह से यहाँ पर लाइबिलिटी जा रही है यहाँ पर। तो क्या होता है जर्नल एंट्री में डेबिट साइड, ये दोनों आपकी लाइबिलिटी एक्चुअली, तो ये आएगी जर्नल एंट्री में डेबिट साइड बिकॉज ये यहाँ से जा रही है, घट रही है यहाँ पर, मतलब लाइबिलिटी पूरा पे ऑफ हो रही है तो यहाँ पर घट रही है यहाँ पर कंपनी की तरफ से। तो क्या आएगा जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा पहले बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट साइड, और कितना अमाउंट था बैंक ओवरड्राफ्ट का, ₹1,50,000। कंपनी ने यहाँ पर ₹1,50,000 का लाइबिलिटी अमाउंट पे कर दी टू बैंक। फिर उसका इंटरेस्ट भी लगा था, कितना उसको इंटरेस्ट भी चाहिए था, ₹20,000 का इंटरेस्ट था। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है इसकी एंट्री यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट करके निकाल सकते हैं। उसमें यहाँ पर क्या बोला था बैलेंस शीट में, क्वेश्चन बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ साथ इसका नीचे वाला अमाउंट दिया था। तो इसमें हम लोग जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स वाली एंट्री के नाम से डालेंगे जनरल एंट्री में। तो क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लिख सकते हो आप लोग। फिर डेबिट साइड आएगा, डेबिट रुपीज कॉलम में कितना आएगा, ₹20,000। इंटरेस्ट अमाउंट कितना था, ₹20,000। फिर अभी कंपनी के पास से क्या गया, कंपनी के पास से जो है स्टॉक ने बैंक ने बोला कि मुझे 50% स्टॉक का 50% दे दो। कंपनी के पास से गया एसेट्स गया यहाँ पर, स्टॉक का 50% चला गया, 50% एसेट चला गया यहाँ से। तो क्या आएगा जर्नल एंट्री में क्रेडिट चलेगा बिकॉज ऐसे जब भी चाहता है तो क्रेडिट होता है यहाँ पर। तो क्या होगा जर्नल एंट्री में क्रेडिट रहेगा टू स्टॉक अकाउंट, कितना 50% हुआ, 1,65,170 रुपीज। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 1,65,170 रुपीज। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का जो था ये, लेकिन हम अभी यहाँ पे पहले डेबिट का टोटल करते थे,
एक आपका जो था 1,50,000 था और दूसरा आपका 70,000 रुपीज था। ये दोनों लाइबिलिटी थी। अभी कंपनी यहाँ पर ये लाइबिलिटी पे कर दी। कितना हुआ फिर मिलाकर 1,70,000 रुपीज का यहाँ पर उसको पूरा लाइबिलिटी पे कर दी। और साथ में जो कंपनी के जो कुछ भी एसेट्स था, अभी यहाँ पर तो लाइबिलिटी उसने पे की, जब तो उसने ली थी यहाँ पर तो उसको पे करना पड़ा। तो उसको यहाँ पर इतना ये नहीं हुआ यहाँ पर नुकसान। उसको पूरा पे करना ही पड़ा। बैंक वाले मानेंगे तो नहीं यहाँ पर पूरी तरह से। तो यहाँ पर उसने बैंक वाले ने जो बोला कि मुझे स्टॉक का 50% दो, तो स्टॉक की 50% के मुताबिक कितना गया कंपनी की तरफ से। अभी कंपनी की खुद के चीज क्या गई, इसके स्टॉक को यहाँ से स्टॉक का 50% गया, तो स्टॉक का 50% कितना गया, 1,65,170 रुपीज, इतना उसका गया कंपनी टू बैंक। तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी जब लाइबिलिटी उसने ली थी बैंक वालों से, तो उसको 1,70,000 रुपीज का पूरा उसको पे करना ही था बैंक वालों को। और जो कंपनी के पास से खुद के पास से जो उसकी गई 1,65,170 रुपीज उसके पास से यहाँ से क्या, तो कंपनी का फायदा हुआ। जब उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर टोटल 1,70,000 रुपीज थी, तो यहाँ पर उसको इतना 1,65,170 रुपीज पे करना पड़ा खुद के जेब से। तो कितने का उसका फायदा हुआ, 1,70,000 माइनस 1,65,170 रुपीज करेंगे, कितना फायदा हुआ, 4,830 रुपीज कंपनी को फायदा हो। कंपनी को यहाँ पर इतना उसके जेब में यहाँ पर रहे, इतना उसको कम पे करना पड़ा अपने जेब से। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, जनरल एंट्री में क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज कंपनी को फायदा हुआ। तो फायदा कहाँ आता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आता है टू कैपिटल रिडक्शन करके। तो यहाँ पर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखेंगे, फिर क्रेडिट रुपीज कॉलम में लिखेंगे 4,830 रुपीज। फिर इससे हम लोग ने यहाँ पर स्कीम नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देख लिया। नाउ विल गो फॉर सेकंड पार्ट। द रिमेनिंग स्टॉक बी वैलिड एट रुपीज 1,20,000 रुपीज। रिमेनिंग स्टॉक बोला गया है। एक स्टॉक जो था बैंक ने ले लिया 50% का, अब बचा कितना उसके 50%, बी रिवैल्यूड एट रुपीज 1,20,000 रुपीज। जब स्टॉक की देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बैलेंस में, एक्चुअल वैल्यू कितनी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 30,000 रुपीज 340 रुपीज है। इसमें से 50% बैंक वाले ने लिए, 50% बचा। तो 50% कितना बचा, 50% की वैल्यू 1,65,170 रुपीज थी, अभी बची 1,65,170 रुपीज, इतनी वैल्यू बची। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, लेकिन रिमेनिंग स्टॉक भी रिवैल्यूड रुपीज 1,20,000 रुपीज, यानी कि अभी इसकी रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू हो गई, यानी कि जब ये मार्केट में आया तो इसको यहाँ पर इतने वैल्यू पर रिवैल्यूड यहाँ पर हुई, इसकी नई वाली वैल्यू, रिवैल्यूड मतलब यहाँ पर फिर से नई वाली वैल्यू इसकी होती है। तो ये 1,20,000 रुपीज उसकी नई वाली वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हो। पहले उसका 50% यहाँ पर उसने बैंक वाले ने लिया, बचा 50%, दैट इज 1,65,170 रुपीज बचा, जिसमें से कितना हुआ, 1,25,000 उसकी नई वाली वैल्यू, 1,20,000 उसकी नई वाली वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू घट गई। तो क्या होता है, एसेट्स यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक को नॉर्मल सॉरी एसेट्स को नॉर्मल डेबिट बैलेंस होते हैं, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होता है, और जब घटती है तो क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री में क्रेडिट में क्या होगा, टू स्टॉक अकाउंट यहाँ का क्रेडिट होगा, और डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कंपनी को लॉस हुआ, अभी उसकी 1,65,170 उसकी वैल्यू थी, अभी उसकी नई वैल्यू वैल्यू घट गई, 1,20,000 उसकी नई वाली वैल्यू, कंपनी की वैल्यू पास की वैल्यू घट गई स्टॉक की। तो यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ पर आता है, जनरल एंट्री में डेबिट आ जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। तो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री नंबर 9 आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। कितना वैल्यू इसकी 50% वैल्यू बची, 1,65,170। सो 1,65,170 माइनस 1,20,000 रुपीज करेंगे, कितना वैल्यू बचेगी। अभी देख सकते हैं, ये आपका मैंने यहाँ पर इसका मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में यहाँ पर लिखा है, स्कीम नंबर 6 के मुताबिक सेकंड वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन वैल्यू स्टॉक कितना था, ये मैंने आपको डिस्कस करना भूल गया। तो यहाँ पर लिखते कितना क्वेश्चन में दिया, 1,20,000 रुपीज, सो रुपीज 1,20,000 रुपीज। और रिमेनिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पर 50% का रिमेनिंग स्टॉक है। 50% बैंक वाले ने लिया और 50% का रिमेनिंग स्टॉक आ गया। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी 50% होता है बची अभी, 1,65,770 रुपीज। तो देयरफॉर अभी स्टॉक की नई वाली वैल्यू कितनी, 1,20,000 रुपीज थी, तो नई वाली वैल्यू घट गई। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू से घटी, 1,65,170 से 1,20,000 की वैल्यू हो गई। तो कितना रुपीज का यहाँ पर फर्क पड़ा, 45,170 रुपीज का फर्क पड़ा। तो मतलब अभी इतनी वैल्यू का यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ जब स्टॉक की वैल्यू घट गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जनरल नंबर 9 आएगा, कैपिटल रिडक्शन और डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 45,170 रुपीज। फिर आएगा टू स्टॉक अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू घट गई। तो क्या होता है, एसेट जब भी घटता है तो जनरेटिव में क्रेडिट होता है, तो लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। फिर क्रेडिट साइड कॉलम में आएगा, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में, दैट इज 45,170 रुपीज। अभी हम लोग स्कीम नंबर 7 देखते हैं। इन्वेस्टमेंट भी सोल्ड फॉर रुपीज 40,000, इन्वेस्टमेंट बेचे कितना, 40,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट बेच दिए कंपनी ने। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो एसेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है।
इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी एक्चुअल में दी गई, 45,450 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पर उसकी वैल्यू घटकर कितना उन लोगों ने बेचे, 40,000 रुपीज में बेचे। कंपनी ने यहाँ पर लॉस में बेची इन्वेस्टमेंट को। तो लॉस होता है तो क्या होता है, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये आपको जर्नल एंट्री में डेबिट साइड होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जब भी कंपनी को लॉस होता है तो यहाँ पर जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू 45,450 रुपीज थी। बेची उसने कितने में, 40,000 रुपीज में उसने यहाँ पर बेच दी। तो यहाँ पर कितना उसने बेची तो क्या हुआ, डेबिट वोट कम से, तो कितना कंपनी के पैसा आया, 40,000 रुपये पैसा आया। तो क्या आता है, बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट वोट कम से कंपनी के पैसा आया, कितना आया, 40,000 रुपये इसके पैसा है, तो डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट, 40,000 रुपीज यहाँ पर आएगा जर्नल एंट्री में। फिर यहाँ पर जो है, सॉरी, फिर यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 45,450 रुपीज थी। जब उसने बेचा 40,000 रुपए में तो कंपनी को लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 45,450 रुपीज से 40,000 में बेचा तो कितने का लॉस हुआ कंपनी को, 5,450 रुपीज का यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ। तो लॉस कितना आता है, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। तो कितना, 5,450 रुपीज कैपिटल रिडक्शन में जाएगा डेबिट साइड। और इन्वेस्टमेंट था, ये कभी कंपनी के पास से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट गया, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट जब भी जाता है तो क्रेडिट होता है, तो जर्नल एंट्री पे क्रेडिट साइड आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर कितना, 45,450, इतने वैल्यू से यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट गया। कुछ उसको लॉस हुआ तो कुछ उसको यहाँ पर कम का फायदा हुआ, यहाँ पर कंपनी को कम को यहाँ पर पैसे इसके पास आया यहाँ पर कंपनी के पास। तो इसको जर्नल एंट्री में यहाँ पर एंटर करते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 10 आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट साइड, कितना, कंपनी 40,000 रुपए में बेची तो कंपनी से क्या पैसे आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा 40,000 रुपीज। फिर कंपनी के पास कितने का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कंपनी का नुकसान है 40,000 रुपए में बेचा, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 45,450 रुपीज थी। तो कितना हुआ, 5,450 रुपीज का कंपनी को नुकसान हुआ। तो नुकसान जहाँ कहाँ पे था, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आता है कैपिटल रिडक्शन करके। तो लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में लिखेंगे 5,450 रुपीज। फिर क्या कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट जब भी जाता है तो क्रेडिट होता है, तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसकी फुल वैल्यू लिखेंगे बिकॉज पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट चला गया, दैट इज तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 45,450 रुपीज। अभी एट स्कीम देखते हैं, लास्ट स्कीम, दैट इज टेंजिबल फिक्स एसेट बी एप्रिशिएट बाय 20%, गुडविल बी रिटर्न ऑफ इन फुल एंड प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹20,000। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट बी एप्रिशिएट बाय 20%। टेंजिबल फिक्स एसेट कौन से दिए आपको, एक आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है और एक मिनट, ये दोनों आपके टेंजिबल फिक्स एसेट में आते हैं। कितना दिया गया है, 20% से अप्रिशिएट है, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 का 20% बढ़ रहा है और इक्विपमेंट का 2,50,000 का 20% बढ़ रहा है। तो क्या होता है, एसेस की रूल क्या है, जब भी एसेस को नॉर्मल डेबिट बनने से जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है और जब घटती है तो क्रेडिट होता है। तो ये दोनों आपके ऐसे जो है डेबिट साइड में जाएंगे जनरल एंट्री में, बिकॉज ये दोनों अप्रिशिएट हो रहे हैं। तो ट्रेड में क्या आएगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज ये दोनों अप्रिशिएट होते हैं, कंपनी को फायदा हो रहा है और फायदा कहाँ जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। सो विल एंटर दिस इन जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री नंबर 11 आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग और डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना था, 2,60,000 रुपीज। सो 2,60,000 इंटू 20%, अप्रिशिएट कितना हो रहा है, 20%। सो 2,60,000 इंटू 20% कितना हुआ। अभी लैंड एंड बिल्डिंग और जब उसने यहाँ पर बेचा तो कितना फायदा हुआ, यहाँ पर 52,000 रुपीज यहाँ पर आएगा डेबिट रुपीज कॉलम में, बिकॉज 52,000 रुपीज का यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा फायदा हुआ कंपनी को जब लैंड एंड बिल्डिंग का मामला आया तो। फिर इक्विपमेंट की यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो भी कितना वैल्यू से बढ़ी, 20% से बढ़ी और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2,50,000 रुपीज। तो ये भी आपका जनरेटरी में डेबिट साइड आएगा, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज 2,50,000 इंटू 20%, कितना होता है, 50,000 रुपीज, यानी कि टाइम टू टाइम उसकी 50,000 रुपए, अब उसकी इक्विपमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई, तो डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा 50,000 रुपीज। अभी कंपनी को इन दोनों की वैल्यू बढ़ने से कंपनी को फायदा हुआ, तो फायदा कहाँ जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो लिखेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितने का फायदा हुआ, इन दोनों को मिलाकर 1,02,000 रुपीज। तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 1,02,000 रुपीज का कंपनी को फायदा हुआ, ये अमाउंट आएगा क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। फिर इसी का सेकंड पार्ट दिया है, गुडविल बी रिटर्न ऑफ इन फुल एंड प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ ₹20,000। यहाँ पर जैसे तो इसमें आपको ओनली गुडविल मेंशन किया गया और यहाँ पर सेकंड जो है डाउटफुल डेब्ट्स को बोला गया। तो हम लोग देखते हैं एसेस में कौन से यहाँ पर एक गुडविल दिया गया और एक डाउटफुल डेब्ट्स। आपका किस मामले में आता है, सन्डी डेटर्स जब भी आता है ना तो आपको डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स मतलब क्या, अभी कंपनी के पास जो है डेटर्स के मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी के पास यहाँ पर आ गए होंगे, यहाँ पर डेटर्स ने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पर दे दिया होगा।
उसको डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर पहले गुडविल देखते हैं, गुडविल भी रिटर्न ऑफ इन फुल बोला गया। रिटर्न ऑफ ऐसे क्या रूल किया, जब भी ऐसे रिटर्न ऑफ होते हैं तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट सेट आता है। लेकिन अभी आपको मामूली सुना हुआ, जब भी मैंने आपको पहले बताया था, एसिस का रूल क्या, सॉरी, जब जर्नल एंट्री में जो एंट्री में आते हैं रिलेटेड टू टेंजिबल एसेस को लेकर, टेंजिबल फिक्स और इंटेंजिबल एसेस को लेकर, तो उसमें जो आपको देखना है सारे के सारे assets, जब आपको इंटेंजिबल एसेस आते हैं तो भी आपको देखना है सारे के सारे एसेस की आपको एंट्री मारनी रिलेटेड टू इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेस दोनों। तो इस एसेस में आपको गुडविल जो दिया है वो आपका इंटेंजिबल एसेस है, और सबसे लास्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, ये आपका फिक्टिशियस एसेस है। तो आपको जो फिक्टिशियस एसेस रहते हैं वो भी आपको रिटर्न ऑफ करने रहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया, स्कीम में दिया गया तो भी, नहीं दिया गया तो भी, अगर आपको क्वेश्चन बैलेंस शीट में दिया गया और स्कीम में नहीं दिया गया, उसको कुछ बोला नहीं गया, तो भी आपको जर्नल एंट्री में उसको रिटर्न ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता है, शेयर इश्यू एक्सपेंस हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर्स अकाउंट हो सकता है, ये सब आपके जो 50 शेयर्स में आते हैं, तो ये भी आपके रिटर्न ऑफ हो जाएंगे अगर आपको स्कीम में नहीं बोला जाए तभी। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस में दिया है तो तब तो करना ही है, अगर आपको स्कीम में बोला जाए, नहीं भी बोला जाए, तो भी आपको इसको रिटर्न ऑफ करना है जर्नल एंट्री में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका रिटर्न ऑफ होगा कितना, 6,03,360 रुपीज से। और गुडविल कितना, 3,40,000, तो ये भी आपका रिटर्न ऑफ होगा जर्नल एंट्री में, क्रेडिट साइड में। बिकॉज ये आपका एसेट, एसेट का रूल क्या है, एसेट नॉर्मली डेबिट बैलेंस से जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है, और जब घटती है तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है। तो ये आपका क्या रिटर्न ऑफ रहता है, तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड जाएगा, गुडविल अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी। फिर उसी के फौरन बाद बोला गया है प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रुपीज 20,000 रुपीज, यानी कि यहाँ पर 20,000 रुपए का यहाँ पर कंपनी को डेटर्स, यहाँ पर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर हो गया, तो ये भी आपका जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा, बिकॉज यहाँ पर कंपनी के पास यहाँ पर 20,000 रुपीज का डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर आ गया। डाउटफुल डेब्ट्स यानी कंपनी का पास इसमें डाउट भी यहाँ पर, तो ये आएगा जर्नल एंट्री में, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज ये दोनों ऐसे रिटर्न ऑफ हो रहे हैं और ये डाउटफुल डेब्ट्स को लेकर कंपनी का डाउट है, तो यहाँ पर ही क्या होगा, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड क्या आता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या आएगा, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज कंपनी का पर सारे ऐसे रिटर्न ऑफ होने पर, डाउटफुल डेब्ट्स उसके पास आने पर, तो क्या हो रहा है, कंपनी का पर लॉस हो रहा है, तो लॉस का पर जर्नल एंट्री में डेबिट साइड कैपिटल रिडक्शन करके आता है। और डाउटफुल डेब्ट्स को लेकर अमाउंट अमाउंट हम लोग यही लिखेंगे, उसमें हम लोग सन्नी डेटर्स वगैरह कुछ कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपको अमाउंट मेंशन किया गया, तो ये डायरेक्टली अमाउंट जर्नल एंट्री में ये वाला अमाउंट एंटर करेंगे। सो विल एंटर दिस इन जर्नल एंट्री। दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 12 आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा टू गुडविल अकाउंट, ये दोनों ये अकाउंट रिटर्न ऑफ हो रहे हैं इसलिए, सो टू गुडविल अकाउंट कितना वैल्यू दी की थी बैलेंस शीट में, 3,40,000, सो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 3,40,000 रुपीज। फिर 50 शेयर से कौन सा था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट रुपीज कॉलम में बैलेंस शीट का अमाउंट था, वही अमाउंट यहाँ पर आएगा, दैट इज 6,03,360 रुपीज। फिर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बिकॉज ये अभी कंपनी इसमें भी यहाँ पर डाउटफुल डेब्ट्स को लेकर यहाँ पर है, तो कितना आएगा, क्रेडिट रुपीज कॉलम में सेम अमाउंट जो कि आपको स्कीम में दिया था, 20,000 रुपीज, तो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 20,000 रुपीज। फिर अभी क्या आएगा, अगर ये सब ऐसे क्रेडिट हो रहे हैं तो डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन में आपका डेबिट हो जाएगा, बिकॉज कंपनी का यहाँ पर लॉस हो रहा है सारे के सारे एसेट के रिटर्न ऑफ होने पर और डाउटफुल डेब्ट्स के होने पर। तो लॉस कर रहा पर जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके, तो लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड। अभी इन तीनों का टोटल करते हैं, वो तीनों को हम लोग ऐड ऑन करके डेबिट रुपीज कॉलम, सॉरी डेबिट रुपीज कॉलम में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के तौर पर उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। सो 3,40,000 प्लस 6,03,360 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 9,63,360 रुपीज आपका आएगा। तो डेबिट रुपीज कॉलम में लिखते हैं 9,63,360 रुपीज एज अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम करके। इससे हम लोग ने सारे के सारे ए स्कीम से जर्नल एंट्री यहाँ पर एंटर कर दिए। अभी हम लोग को क्या बोला गया, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या बोला कि इसमें आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन को बनाए थे, ऑलवेज ये जो है यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर कैपिटल जर्नल एंट्री में यहाँ पर ये देख सकते हो, थोड़ी यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ी आफ्टर जनरेटिव नंबर 12 को लेकर। तो ये जो आप लोग का कैपिटल रिडक्शन का आपको बोला उसके बेस पर आपका एंटर करेगा, मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री में आपकी एक एंट्री ऐसी आती है जो कि आपको कैपिटल रिडक्शन से यहाँ पर ट्रांसफर करनी रहती है, तो ये स्पेस मैंने उसी के लिए बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल रिडक्शन बनाते हैं, पता चलेगा अगर वहां पर वो वाली आपको फिगर बैलेंस फिगर मिलता है तो उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी, अगर नहीं मिलता है वहां पर तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन बनाते हैं, नाउ विल गो फॉर इट। तो स्टूडेंट्स ये आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है, ये आपका फॉर्मेट रहता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज। मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी वीडियोस में हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर किया है, कैपिटल रिडक्शन आपके सारे दोनों सेट जो आपकी एंट्रीज रहती है वो आपकी जर्नल एंट्री की बेस पर रहती है। अगर आपको जर्नल एंट्री में किसी भी एंट्री में कैपिटल रिडक्शन मिला है
तो आपको देखना है सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपको उस एंट्री में मिला है कि नहीं। अगर जर्नल एंट्री में आपको उसी पर्टिकुलर एंट्री को लेकर कैपिटल रिडक्शन आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड मिल रहा है, तो आप लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जर्नल एंट्री की डेबिट वाले नाम से आप एंट्री डालोगे, और अमाउंट जो आप जर्नल एंट्री की क्रेडिट में जो कैपिटल रिडक्शन जो अमाउंट मिला था, वही अमाउंट आपको सीआर अकाउंट की क्रेडिट साइड में डेबिट वाले नाम से यहाँ पर एंटर करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री वन बाय देखते हैं कि आपको सबसे पहले देते हैं कौन सी जर्नल एंट्री मिला है, उसके बेस पर उस हर एक जर्नल एंट्री की एंट्री यहाँ पर डालते हैं जिस भी एंट्री में आपको सीआर अकाउंट मिला है। तो देखते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर वन। जर्नल एंट्री नंबर वन में देख सकते हैं आपको सीआर अकाउंट मिला है। यस, आपको टू कैपिटल रिडक्शन का आपको करके मिला है। ये आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आ रहा है, और इसका अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपीज है। और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री आ रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके डालेंगे, और अमाउंट 6 लाख रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे। तो आएगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 6 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट है जर्नल एंट्री नंबर 3 में देख सकते हैं सेम आपका कैपिटल रिडक्शन आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, और अमाउंट 2,40,000 रुपीज आ रहा है। और डेबिट साइड में एंट्री आ रही है 6% प्रीफरेंस है कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर सीआर अकाउंट एंटर कर दे इस एंट्री को। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में आएगा बाय 6% प्रीफरेंस है कैपिटल अकाउंट, 2,40,000 रुपीज। फिर जर्नल एंट्री नंबर 5 में देख सकते हो, इसमें आपको कैपिटल रिडक्शन आपको क्रेडिट साइड डेबिट साइड में आ रहा है, सॉरी, कैपिटल रिडक्शन आपको डेबिट साइड में आ रहा है। जर्नल और कैपिटल सीआर साइड में कौन सा आ रहा है, सॉरी, क्रेडिट साइड में कौन सी आ रही है, टू बैंक अकाउंट आ रहा है और टू इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट आ रहा है। तो और इन दोनों के अमाउंट आप देखोगे ना, क्रेडिट साइड के दोनों के अमाउंट, दोनों के इन दोनों के अमाउंट एड ऑन करके हम लोग ने डेबिट में हम लोग मिलेंगे डाले थे कितना, 16,000 आपको रुपीज मिला था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीआर अकाउंट की डेबिट साइड में अपोजिट वाले नाम से, दैट इज टू बैंक अकाउंट करके डालेंगे, और टू इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट डालेंगे, और अमाउंट इनकी खुद की डालेंगे। बिकॉज अगर इन दोनों को टोटल करते हो, तो आप लोग को जर्नल एंट्री में जो कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड जो टोटल अमाउंट मिल रहा है, वो आपको इन दोनों को टोटल करके भी उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री में डेबिट साइड इन दोनों के नाम से एंट्री डालेंगे, और अमाउंट की खुद की डालेंगे यहाँ पर। तो हम लोग डालेंगे कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट, दैट इज 6,400 रुपीज। और आएगा उसी के नीचे जो था हम लोग को जर्नल एंट्री में टू इंटरेस्ट और डिबेंचर अकाउंट, दैट इज 9,600 रुपीज यहाँ पर आएगा रुपीज कॉलम। फिर आता है जर्नल एंट्री नंबर 7, सॉरी 6 में आप देख सकते हो। अगेन 6 में आपको क्या आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन आपको डेबिट साइड में आ रहा है, और टू बैंक अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है, और अमाउंट कितना, 24,000 रुपीज है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का। तो हम लोग इसको भी सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट वाले नाम से डालेंगे, और अमाउंट इसका खुद का डालेंगे। तो आएगा कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट, 24,000 रुपीज। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज वो एंट्री जो थी प्रेफरेंस डिविडेंड वाली एंट्री थी, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में बोला नहीं गया था नरेशन लिखते, इसलिए यहाँ पर उसमें नरेशन नहीं लिखा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकते हो। तो वो आएगा टू बैंक अकाउंट प्रेफरेंस डिविडेंड, रुपीज कॉलम में आएगा 24,000 रुपीज। फिर आपकी जर्नल एंट्री नंबर 7 आप देख सकते हैं, इसमें आपको कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट साइड में है, और अमाउंट कितना, 1,03,000 रुपीज है। और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री है, 8% डिबेंचर अकाउंट आ रहा है। तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में डेबिट वाले नाम से एंट्री डालेंगे, और अमाउंट उसका खुद का डालेंगे, दैट इज 1,60,000 रुपीज। तो आएगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में आएगा बाय 8% डिबेंचर अकाउंट, रुपीज कॉलम में आएगा 1,60,000 रुपीज। फिर आपको जर्नल एंट्री नंबर 8 में देखते हैं, आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है, और डेबिट साइड में आपको दो एंट्री आ रही है। कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट यहाँ पर कितना दिया है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 4,830 रुपीज यहाँ पर दिया गया है। और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट वाली एंट्री और एक सन्डी क्रेडिट्स वाली एंट्री। यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको पहला समय है जिसमें यहाँ पर आपको कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में होने के साथ साथ डेबिट में आपकी दो एंट्री आ रही है। अदरवाइज आपको सारे बहुत सारे सम हम लोग यहाँ पर जितने भी देखे वीडियोस में, उसमें आपको डेबिट में आपको एक ही एंट्री होती थी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को दो एंट्री आपको आ रही डिफरेंट। तो अब ये क्या करोगे आप लोग, कैपिटल रिडक्शन में आपको दोनों की दोनों एंट्री यहाँ पर एक ही नाम से डालनी रहेगी, दैट इज बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट और सिंडिक रेटर, ये दोनों आपको एक ही नाम से डालना रहेगा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में। बिकॉज यहाँ पर जर्नल एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में आ रहा है, और अमाउंट इसका 4,830 रुपीज है, यानी कि एक ही अमाउंट है यहाँ पर। और इसका जो आप लोग को डेबिट साइड टोटल करते हैं, तो भी आपको 4,830 रुपीज आप लोग को नहीं आने का आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में दोनों को एक ही नाम से, अब दोनों को एक ही करके डालेंगे, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट एंड सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, और अमाउंट इसका खुद का डालेंगे, दैट इज 4,830 रुपीज। सो विल एंटर दिस कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट, दैट इज
अमाउंट कितना था कैपिटल रिडक्शन का 4830 रुपीज। सो रुपीज कॉलम में डालेंगे 4830 रुपीज। फिर देख सकते हैं इसके आप एंट्री नंबर 9 में आपको कैपिटल रिडक्शन आपको डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट्स में क्या आ रहा है टू स्टॉक अकाउंट, और सीआर का अमाउंट कितना है 45,170 रुपीज। तो हम लोग इसको डेबिट साइड में डालेंगे सीआर अकाउंट के। दैट इज कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड में आएगा टू स्टॉक अकाउंट 45,000 रुपीज, 45,170 रुपीज। फिर जर्नल एंट्री नंबर 10, इसमें देख सकते हैं इसमें आपका दो एंट्री आपकी डेबिट में आ रही है और कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड में आ रहा है, और क्रेडिट्स में क्या आ रहा है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको क्रेडिट्स में एक ही अलग यहाँ पर अपोजिट वाली एंट्री दी गई, एक ही दी गई है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन को डेबिट साइड में आ रहा है और क्रेडिट्स में आपको आ रहा है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और सीआर अकाउंट का अमाउंट कितना है 45,450 है। तो हम लोग इसको सीआर अकाउंट के डेबिट साइड अपोजिट वाले एंट्री के नाम से, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से, और इसका खुद का अमाउंट डालेंगे 5,450 रुपीज। दैट इज सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,450 रुपीज। फिर जर्नल एंट्री नंबर 11 में आपको सीआर अकाउंट क्रेडिट्स में आ रहा है और डेबिट में आपको क्या आ रहा है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट। और अगर आप लोग क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे 1,02,000 रुपीज, ये आपको डेबिट साइड का टोटल करके आपको मिला है 52,000 और 50,000 का टोटल करके हम लोग ने सीआर अकाउंट की क्रेडिट कॉलम में यहाँ पर एंटर करे 1,02,000 रुपीज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो जर्नल एंट्री के क्रेडिट साइड में अपोजिट वाले नाम से लैंड एंड बिल्डिंग वाले अकाउंट के नाम से और इक्विपमेंट अकाउंट के नाम से अपने अपने अमाउंट डाल सकते हैं, बिकॉज ये आपको एड ऑन करके तो यहाँ पर आपको मिला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सीआर अकाउंट की क्रेडिट में यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट था 52,000 रुपीज उसका अमाउंट था। सो 52,000 यहाँ पर रुपीज कॉलम में लिखेंगे। फिर डेबिट साइड में एक और एंट्री थी बाय इक्विपमेंट अकाउंट, सो लिखेंगे बाय इक्विपमेंट अकाउंट, उसका अमाउंट 50,000 रुपीज था। तो रुपीज कॉलम में लिखे 50,000 रुपीज। इन दोनों का आप लोग ऐड करते तो आप लोग को 1,02,000 रुपीज यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड 1,02,000 रुपीज यहाँ पर मिला था सीआर अकाउंट करके। तो आप लोग को इसलिए यहाँ पर अलग अलग लिखे इसके अपने अपने तो भी आपको चलेगा, बिकॉज इन दोनों को ऐड करके वही अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आपको जर्नल नंबर 12 में क्या है, आपको जर्नल नंबर 12 में इसमें आपको कैपिटल रिडक्शन आपको डेबिट साइड में आ रहा है और क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जैसे हम लोग ने यहाँ पर जर्नल नंबर 11 में की थी वैसे सेम ऐसे करेंगे। कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड में सीआर वाली एंट्री यानी कि आपको सॉरी क्रेडिट साइड वाली एंट्री टू गुडविल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तीनों एंट्री डालेंगे सीआर अकाउंट के डेबिट साइड और इनके अपने अपने अमाउंट डालेंगे, बिकॉज अगर जनरल एंट्री यहाँ देखोगे इसका अपना अमाउंट, तो इन तीनों के अमाउंट को एड ऑन करके आप लोगों ने डेबिट साइड में सीआर अकाउंट के तौर पर टोटल लिखा है बाय एडिंग ऑल द अमाउंट फॉर क्रेडिट साइड कॉलम। तो हम लोग इनके अपने अपने अमाउंट लिखे यहाँ पर लिखेंगे सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में विथ देयर ओन एंट्री। That is carried to goodwill account 2,40,000 rupees, to profit and loss account 6,03,360 rupees, to provision for doubtful debts account 20,000 rupees. So we'll enter this here. CR account के डेबिट साइड में आएगा टू गुडविल अकाउंट 3,40,000 रुपीज, फिर आएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 6,03,360 रुपीज, फिर आएगा टू प्रोविजन फॉर डीडी यानी कि डाउटफुल डेब्ट अकाउंट दैट इज 20,000 रुपीज। इन तीनों का आप लोग ऐड करते हो तो आप लोग को जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आपको सीआर अकाउंट का टोटल मिला था वही अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में वो तीनों की तीनों क्रेडिट साइड वाली एंट्री यहाँ पर डाले, उसके अमाउंट भी अपने खुद के डाले। इसके बाद आप लोग की कोई एंट्री बची है नो, आपको टिल 12 जर्नल एंट्री थी यहाँ पर, सारी की सारी जर्नल एंट्री में जो आपके सीआर अकाउंट ट्रांजेक्शन करने थे हमने यहाँ पर कर दिए। नाउ विल टेक द टोटल फॉर बोथ साइड फॉर सीआर अकाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पर डेबिट साइड टोटल निकालते हैं। डेबिट साइड का क्या है दैट इज 6,400 प्लस 9,600 प्लस 24,000 प्लस 45,170 प्लस 5,450 प्लस 3,40,000 प्लस 6,03,360 प्लस 20,000। तो आप लोग को इसका डिफरेंस मिलता है इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर डेबिट रुपीज का सॉरी यहाँ पर डेबिट रुपीज का टोटल आप लोग को मिलेगा 10,53,980 रुपीज। आपको सीआर का डेबिट साइड का टोटल मिलता है 10,53,980 रुपीज, आप लोग को डेबिट साइड का टोटल मिलता है। अभी यहाँ पर सेम हम लोग क्रेडिट साइड में टोटल करते हैं। यहाँ पर पहले 6,00,000 रुपीज प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4,830 रुपीज प्लस 52,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू आपको अमाउंट मिलेगा
11,06,830 रुपीज आप लोग को अमाउंट मिलता है। सीआर का क्रेडिट साइड का टोटल कितना मिला था आपको? 11,06,830 रुपीज। यानी कि देख सकते हैं आपको डेबिट साइड टोटल कितना मिला था? 10,53,980 रुपीज और क्रेडिट साइड का टोटल आप लोग को मिला है 11,06,830 रुपीज। यानी कि आप लोग क्रेडिट साइड का टोटल आप लोग का ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल आप लोग कम है, क्रेडिट साइड का टोटल आप लोग का ज्यादा है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? अभी आपका डेबिट साइड टोटल कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो मतलब हम लोग बैलेंस फिगर कहाँ पे मिलेगा? डेबिट साइड हमको मिलेगा। अगर आप लोग डेबिट साइड में मिला यानी कि आपका कैपिटल रिडक्शन आपका सही गया, आपने सारी एंट्री सही पास की। अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्री भी सही बनाए गए एज पर द स्कीम और बैलेंस शीट के क्वेश्चन के मुताबिक। तो अभी आप लोग को डेबिट साइड का मिला 10,50,980 रुपीज और क्रेडिट का टोटल आप लोग को मिला 11,06,830 रुपीज। तो टैली में हम लोग ज्यादा वाला अमाउंट लेंगे, दैट इज क्रेडिट साइड वाला। तो टैली में लेंगे 11,06,830 रुपीज बोथ साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में भी और क्रेडिट रुपीज कॉलम में भी। और आपको डेबिट साइड टोटल कितना मिला था? 10,53,980 रुपीज। तो आप लोग डेबिट साइड का टोटल कितना मिला था और आपका टैली अमाउंट यानी कि आपका टोटल अमाउंट कितना 11,06,830 रुपीज है। तो अभी हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। वो डिफरेंस हम लोग कैपिटल रिडक्शन डेबिट साइड में डालेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके। बिकॉज आप लोग को डेबिट साइड डिफरेंस मिलता है ना कैपिटल रिडक्शन में, उधर ही आपको डिफरेंस मिलता है। तो वो आपका टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके जाता है फिगर, बैलेंस फिगर। तो अभी हम लोग निकालते हैं, दैट इज 11,06,830 माइनस डेबिट से टोटल आप लोगों का था 10,53,980 रुपीज। तो कितना मिलेगा? 11,06,830 माइनस 10,53,980 इज इक्वल टू 52,850 रुपीज आप लोग को डेबिट साइड का आपको डिफरेंस मिलता है यहाँ पर आप लोग को। तो डिफरेंस हम लोग किधर डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे, दैट इज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 52,850 रुपीज यहाँ पर आएगा। ये आपका बैलेंस फिगर है। अभी हम लोगों ने इसे सीआर अकाउंट पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया, डेबिट साइड का भी टोटल उसका बैलेंस फिगर निकाल दिया और पूरी तरह से टैली भी कर दी सीआर अकाउंट को। अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि आपको जर्नल एंट्री में एक एंट्री ऐसी आती है जो कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बेस पर रहती है, वो आपको ये वाले कैपिटल रिजर्व वाले अकाउंट से एंट्री रहती है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ऑलमोस्ट जो सम करते हैं सारे समय हम लोग जब कैपिटल रिडक्शन का आपका बारी आता है बनाने का, और जब उस तो हम लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्री से कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आपको ये कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री ऐसी जो कि आप लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से जनरल एंट्री में ट्रांसफर करनी रहेगी। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये देख सकते हैं आपको सीआर अकाउंट में आपको डेबिट साइड में आ रहा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो ये जनरल एंट्री में क्या होगा? अपोजिट होगा। बिकॉज हम लोग जो है अपोजिट वाली एंट्री से डालते हैं जनरल एंट्री में सीआर अकाउंट में, तो हम लोग इसको भी ऐसे करेंगे। इसको क्योंकि हम लोग जनरल एंट्री में डाल रहे हैं, सीआर अकाउंट से जनरल एंट्री में डाल रहे हैं, बाकी सारे को हम लोग क्या करते हैं जनरल एंट्री टू सीआर अकाउंट रहता है, और ये वाली एंट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं सीआर अकाउंट टू जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग जनरल एंट्री में करते हैं। इसको जनरल एंट्री में अपोजिट नाम से डालेंगे, दैट इज अपोजिट साइड में डाल देंगे, दैट इज ये आपका जनरल सीआर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। और कौन सा अकाउंट की बात हो रही है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो ये आपका जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग उसको जनरल एंट्री में डालते हैं। सो जनरल एंट्री नंबर 13 आएगी आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड, और डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा जो आपका बैलेंस फिगर था उधर ही 52,850 रुपीज डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा। फिर वो जनरल एंट्री में डेबिट हो रहा था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो जनरल सॉरी कैपिटल रिडक्शन आपका डेबिट हो रहा था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल एंट्री में आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 52,850 रुपीज। इससे हम लोगों ने पूरी तरह जर्नल एंट्री कंप्लीट कर दी, बैलेंस फिगर भी आपने हम लोगों ने पूरी तरह से डाल दिए, इससे आप लोगों की पूरी तरह से जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। एंड इवन यू प्रिपेयर द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऑल्सो। अभी आप लोग क्या बचा है? अभी आप लोग को थर्ड क्वेश्चन में बोला है आपको बैलेंस शीट बनाना भी। सो नाउ विल गो फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, सत्याराज लिमिटेड एंड रेड्यूस बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। इस तरह के वर्टिकल फॉर्मेट में लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट कॉलम, रुपीज कॉलम। आप लोग को बैलेंस शीट के दो पार्ट में डिवाइड रहती है, एक लाइबिलिटीज और एक एसेट्स। तो सबसे पहले क्या आता है वर्टिकल बैलेंस शीट में? सबसे पहले लाइबिलिटीज आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी लाइबिलिटीज भी तीन पार्ट में डिवाइड रहती है फर्दर, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। नंबर 1 आएगा फर्स्ट, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड भी दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, एक रहता है शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस। तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं नंबर ए, दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोग देखते हैं। अभी मैंने आपको हमेशा हर वीडियो मैंने आपको बताया जब भी बैलेंस शीट हम लोग ने बनाया कि बैलेंस शीट जब भी आप बनाते हो
नई वाली बैलेंस शीट। तो आपकी जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी गई है वो जर्नल एंट्री वो और आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वाली एक वाली एंट्री आपकी मैटर करती है जब आप लोग नई वाली बैलेंस शीट बनाने होते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल का देखते हैं। नंबर एक शेयर कैपिटल है। हम लोग देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में कौन से शेयर्स दिए गए और उससे जर्नल एंट्री में किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इसमें आपको शेयर कैपिटल दिए गए। दो टाइप के शेयर कैपिटल दिए, इक्विटी शेयर दिया गया और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इक्विटी शेयर्स देखते हैं। इक्विटी शेयर्स क्या बोला गया, 1,03,000 इक्विटी शेयर रुपीज फाइव फुल्ली पेड 8 लाख रुपीज। ये आपका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का रूल क्या है, लाइबिलिटी को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर उसकी वैल्यू घटती है तो डेबिट होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में इसका ट्रांजेक्शन कहाँ पर है। 8 लाख रुपीज के मुताबिक इसका ट्रांजेक्शन कहाँ पर है जनरल एंट्री में। अगर ये डेबिट साइड हुआ है तो ये घटेगा जनरल एंट्री बैलेंस शीट को लेकर। अगर ये क्रेडिट आया तो ये ऐड होगा। तो हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर्स को लेकर। इक्विटी शेयर हम लोग देख सकते हैं जर्नल एंट्री में क्या हुआ है। नंबर वन पे दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। जो हम लोग को क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अमाउंट दिया था वो सेम अमाउंट यहाँ पर दिया है, दैट इज 8 लाख रुपीज। और रुपीज भी सेम दिया 5 रुपीज, यानी कि ये यहाँ पर घट गया है। ये यहाँ पर आपका डेबिट हुआ है। वहां पर क्वेश्चन बैलेंस में 8 लाख रुपीज था, यहाँ पर डेबिट होकर 8 लाख रुपीज, यानी कि लाइबिलिटी यहाँ पर पूरी तरह से घट गई। 8 लाख रुपीज वाली लाइबिलिटी पूरी तरह से घट गई। लेकिन इसके देख सकते हो इसके नीचे फॉरन एक नई वाली इक्विटी शेयर का बोला गया है, जो कि हम लोगों ने स्कीम के मुताबिक यहाँ पर एंटर किए थे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.25 रुपीज, कितना वैल्यू दी गई, 2 लाख रुपीज। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका क्रेडिट हो रहा है। ये आपका लाइबिलिटी यहाँ पर क्रेडिट हो रही है यहाँ पर जर्नल एंट्री में। तो ये क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन देख सकते हो उसके स्कीम के मुताबिक कंसोलिडेशन वाली एंट्री दी गई थी इक्विटी शेयर को लेकर। तो देख सकते हैं हम लोग जर्नल एंट्री नंबर 2 में यही वाली सेम एंट्री यहाँ पर जर्नल एंट्री में डेबिट हो रही है। जर्नल एंट्री नंबर 2 में दैट इज इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड कितना, 2 लाख रुपीज यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पर घट जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये वाली लाइबिलिटी भी बैलेंस शीट यहाँ पर एंटर नहीं होगी यानी कि। लेकिन देख सकते हो आगे भी इसके नीचे लिखा है कंसोलिडेशन के मुताबिक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज, कितना, क्रेडिट रुपीज कॉलम में लिखा है 2 लाख रुपीज। यानी कि ये वाली इक्विटी शेयर कैपिटल, ये यानी कंसोलिडेशन वाली इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो ये यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में। तो ये क्या होगा, यहाँ पर जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी है। तो जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो बैलेंस शीट के एक शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर ये वाली ट्रांजेक्शन डालेंगे, दैट इज कंसोलिडेशन वाले शेयर्स को लेकर। और कितना वैल्यू मिली, 2 लाख रुपीज। और कंसोलिडेशन की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज स्कीम में दी गई। सो 2 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आता है, टू टू 20,000 रुपीज, यानी कि नंबर इक्विटी शेयर्स कितने, 20,000 रुपीज है। और चूंकि जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रही है तो ये नई वाली बैलेंस शीट में यहाँ पर आएगी, बिकॉज लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो वो ऐड होती है। तो हमने यहाँ पर एंटर करते इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर बैलेंस शीट में। यहाँ पर आपका नोट्स टू अकाउंट्स में, इससे हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन की जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया उसमें जो नोट कॉलम है उसके मुताबिक यहाँ पर नोट कॉलम यहाँ पर एंटर करेंगे, जो जो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर उसकी एंट्री डालेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले डालते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में लिखते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड में लिखा है सबसे पहले। उसके अंदर लिखते हैं शेयर कैपिटल के अंदर आएगा इशूड है सब्सक्राइब, बिकॉज जो भी आप लोग शेयर कैपिटल जो भी आप शेयर डालते हो ना वो इशूड है सब्सक्राइब होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल की हम लोग ने बात की है। तो कितना कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने मिले, 20,000। तो यहाँ पर आएगा 20,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच, बिकॉज कंसोलिडेशन शेयर्स की वैल्यू 10 रुपीज है। तो कितनी वैल्यू हम लोग को मिली थी जनरल एंट्री में, 2 लाख रुपीज। सो रुपीज कॉलम में आएगा 2 लाख रुपीज। फिर इससे हम लोग ने यहाँ पर इक्विटी शेयर कंप्लीट कर दिए। नाउ विल गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। बैलेंस शीट ने बोला है 4,006 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड 4 लाख रुपीज। तो ये जनरल एंट्री में कहाँ पर आया, वी विल सी दैट जर्नल एंट्री नंबर 3 में देख सकते हैं 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज। ये आपका डेबिट साइड में है, लाइबिलिटी है तो ये डेबिट में है। लाइबिलिटी का क्या रूल रहता है, जब भी लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है तो वो डेबिट होती है और जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर ये वाली लाइबिलिटी पूरी तरह से घट गई, बिकॉज ये वाली लाइबिलिटी जनरल एंट्री में डेबिट साइड आ रही है। लेकिन इसके फौरन नीचे आप देख सकते हो 2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40 रुपीज, ये आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है, दैट इज 1,03,000 रुपीज। ये आपका लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये ऐड होगा। लेकिन देख सकते हो जनरल एंट्री नंबर 4 में यही वाली सेम एंट्री डेबिट हो रही है वो सेम अमाउंट से, दैट इज 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में 1,03,000 रुपीज दिया गया है। तो ये आपकी पूरी तरह से ये भी डिडक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये आपका जनरल एंट्री नंबर 4 में आकर डेबिट हो गई यहाँ पर सब डिविजन के मुताबिक, जो कि हम लोग स्कीम में दिया गया था। तो यहाँ पर आपकी डेबिट हो रही, तो यानी कि ये लाइबिलिटी भी नहीं है। लेकिन इसके फौरन नीचे क्रेडिट साइड वाली भी एंट्री दी गई, दैट इज 2 6% प्रीफर शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि सब डिविजन के मुताबिक थी। तो कितना क्रेडिट रुपीज कॉलम में 1,03,000 रुपीज दिया गया। तो ये वाली लाइबिलिटी यहाँ पर सब डिविजन वाली लाइबिलिटी शेयर्स के मुताबिक ये वाली लाइबिलिटी यहाँ पर क्रेडिट हो रही है। तो ये वाली हम लोग नई वाली बैलेंस शीट में प्रीफरेंस शेयर्स के मुताबिक यहाँ पर एंटर करेंगे अंडर शेयर कैपिटल इन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,03,000 रुपीज। सो विल एंटर दिस इन नोट्स टू अकाउंट्स, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट आएगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने थे, नंबर ऑफ शेयर्स 16,000 शेयर्स थे, सब डिविजन के मुताबिक कितने 16,000 शेयर्स हुए, तो कितना आएगा 16,600 प्रेफरेंस शेयर और ₹10 ईच, बिकॉज जो था आप लोगों का वो सब डिविजन वाली गली कितनी दी थी 10 रुपीज, तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर ₹10 ईच कितना आएगा 1,03,000 रुपीज, जो कि आप लोगों को जनरल एंट्री में मिला था राइट साइड में जनरल एंट्री नंबर 4 में। तो अभी आपकी इससे हम लोग ने शेयर कैपिटल यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी डाल दिए, इक्विटी शेयर्स भी देख लिए। अभी देखते हैं इसके बाद हम लोग कोई और शेयर्स दिए गए जनरल एंट्री में, दोनों शेयर्स से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं, इसके बाद हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ रिलेटेड टू दिस बोथ शेयर्स। तो अभी हम लोग टोटल निकालते, टोटल शेयर कैपिटल निकालेंगे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में। तो टोटल कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर का 2 लाख था, प्रेफरेंस शेयर्स का 1,03,000 था, सो टोटल इज इक्वल टू 3,03,000 आप लोग को शेयर कैपिटल टोटल मिल गया। ये आपका नोट नंबर 1 है, तो जनरल एंट्री में आपका नोट नंबर 1 के आगे आएगा, सो वी विल एंटर दैट। शेयर होल्डर्स फंड में ए लिखे तो हम लोगों ने शेयर कैपिटल, तो नोट कॉलम में आएगा 1, और कितना टोटल मिला था नोट्स अकाउंट में 3,03,000 रुपीज, सो रुपीज कॉलम में आएगा 3,03,000 रुपीज यहाँ पर आएगा शेयर कैपिटल। फिर अभी नंबर बी आता है शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर्स फंड में दो टाइप के आते हैं, शेयर कैपिटल एक रिजर्व सरप्लस, तो नंबर बी लिखेंगे रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में आप लोग को दिया है, क्वेश्चन की पहले शायद कोई रिजर्व सरप्लस नहीं, कोई भी आपको जनरल रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व कुछ नहीं बोला गया है, कोई भी आपको शेयर रिजर्व सरप्लस नहीं दिया क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। तभी अगर आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं जनरल एंट्री में चेक करते हैं कि आपको कोई रिजर्व सरप्लस मिला है कि नहीं जनरल एंट्री में स्कीम के मुताबिक। तो देख सकते हैं आपको जनरल एंट्री नंबर 13, इसमें आपको टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके मिला है, ये आपकी लाइबिलिटी और आपकी क्रेडिट साइड में आ रही है, तो ये आपका रिजर्व भी बोला गया टू कैपिटल रिजर्व, और रिजर्व सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व तो आएगा ही। तो और ये क्या हो रहा है जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, यानी कि लाइबिलिटी के तौर पर ऐड होगा, क्रेडिट हो रहा है तो ऐड होगा, तो ये बैलेंस शीट आपका आएगा एज ए लाइबिलिटी अंडर रिजर्व सरप्लस के अंदर। कितना अमाउंट है 52,850 रुपीज, सो विल एंटर दिस इन बैलेंस शीट डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पर इसको नोट्स फोकस में डालेंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट में एंटर करेंगे। पी आएगा रिजर्व सरप्लस, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, और सेम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे रुपीज कॉलम में 52,850 रुपीज। नो नीड फॉर नोट बिकॉज यहाँ पर हमने नोट्स अकाउंट में इसका कोई ट्रांजेक्शन एंटर किए ही नहीं, तो रुपीज कॉलम में आएगा 52,850 रुपीज। इससे आप लोग का शेयर होल्डर्स फंड हो गया। नाउ विल गो फॉर सेकंड पार्ट दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसमें क्या आएगा नंबर ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बिकॉज आपकी लॉन्ग करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पर आपका आता है। तो हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को लेकर आपको कुछ दिया है कि क्वेश्चन में, आपको डिबेंचर दिया जाता है, सिक्योर लोनों का दिया जाता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्या बोला गया। 8% आपको डिबेंचर बोला गया 4 लाख रुपीज, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में कहाँ पर है, अगर डेबिट हुआ है तो डिडक्ट होगा, अगर क्रेडिट हुआ है तो ऐड होगा। देख सकते हो जनरल एंट्री नंबर 7 में क्या लिखा है 8% डिबेंचर का, जो कि आपको बैलेंस शीट में दिया गया था क्वेश्चन की 4 लाख रुपीज, ये आपका पूरी तरह से लाइबिलिटी यहाँ पर डेबिट हो रही है, यानी कि पूरी तरह से डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके नीचे फौरन देख सकते हो आपकी एक नई मिलाई हुई लाइबिलिटी जो कि स्कीम के मुताबिक बोली गई थी 9% डिबेंचर उसके मुताबिक बोला गया था एक्सचेंज फॉर्म में, तो ये यहाँ पर क्रेडिट हो रही है, दैट इज 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है जनरल एंट्री कितना 2,40,000 रुपीज क्रेडिट रुपीज कॉलम में आ रहा है। तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म बोनस के तौर पर यहाँ पर एंटर करेंगे अंडर बैलेंस शीट डायरेक्टली इन लॉन्ग टर्म बोनस में। सो विल एंटर दिस डायरेक्ट यहाँ पर एंटर करते हैं, बिकॉज उसका कोई अगर आपको ट्रांजेक्शन नहीं दिया गया रिलेटेड टू नॉन डेबेंचर्स को लेकर। सो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग दैट इज 9 ब्रैकेट में लिखेंगे 9% डेबेंचर्स, कितना रुपीज कॉलम में लिखेंगे जो सेम अमाउंट यहाँ जनरल एंट्री में दिया था क्रेडिट रुपीज कॉलम में, दैट इज यहाँ पर वही सेम अमाउंट एंटर करेंगे, सो 2,40,000 रुपीज यहाँ पर आ गया रुपीज कॉलम में। फिर इसे हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कंप्लीट कर दिए। नाउ विल गो फॉर थर्ड पार्ट दैट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में दो पार्ट आते हैं, एक आता है ट्रेड पेबल्स आता है, एक करंट अदर करंट लाइबिलिटीज है, जो कि आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस के मुताबिक दिया होगा। तो सबसे पहले नंबर ए देखते हैं, नंबर ए ट्रेड पेबल्स। क्वेश्चन में आपको कौन से ट्रेड पेबल्स दिए गए, ट्रेड पेबल्स आप लोग को दिया गया यस, सन्डी क्रेडिटर्स जो आपको ट्रेड पेबल्स में आता है उसका अमाउंट कितना 3,40,360 रुपीज दिया गया। तो हम लोग देखते हैं आपके जर्नल एंट्री में इसके से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, और हुआ है तो किस तरह से हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है, किस साइड हुआ है। यस देख सकते हो जनरल एंट्री नंबर 8 में क्या हुआ है, यहाँ पर आपका सन्डी क्रेडिटर्स डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लाइबिलिटी का नॉर्मल लाइबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर जब उसकी वैल्यू घटती है तो डेबिट होता है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर जो है घट रहा है, बट डेबिट हो रहा है तो मतलब घट रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा उसकी जो एक्चुअली 3 लाख कितना है 3,40,360 रुपीज, उससे 20,000 माइनस हो जाएगा ट्रेड पेबल्स को लेकर अंडर बैलेंस शीट को लेकर, दैट इज 20,000 पर माइनस होगा बिकॉज ये लाइबिलिटी डेबिट हो रही है जनरल एंट्री में।
लाइबिलिटी डेबिट होती तो घटती है और जब क्रेडिट होती तो बढ़ती है। तो यहाँ पर सन्डी क्रेडिट यहाँ पर डेबिट होगा, डेबिट हो रहा है तो यहाँ पर इसलिए डिडक्ट हो जाएगा, 20,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम ऑन दी टोटल सन्डी क्रेडिट अमाउंट। तो आप बस डायरेक्टली यहाँ पर उसका यहाँ पर नो स्टॉक यहाँ पर एंटर करने आपको जरूरत है। अगर आप लोग डायरेक्टली लिखो तो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर नंबर ए पे लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे सन्डी क्रेडिटर्स, बिकॉज आज आपको क्वेश्चन की बैलेंस में एक ही आपको सन्डी क्रेडिटर मिला है और जर्नल एंट्री में आपको कोई ट्रेड पेबल्स का कलेक्ट कुछ आपको कुछ बिल्स पेबल वगैरह भी नहीं दिया गया था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में सन्डी क्रेडिटर्स। कितना वैल्यू थी, 3,40,360 रुपीज थी, उसमें 20,000 डिडक्ट हो गया बिकॉज जनरल एंट्री में डेबिट साइड आया। तो यहाँ पर क्या कितना वैल्यू मिलेगी, 3,40,360 माइनस 20,000 रुपीज इज इक्वल टू 3,20,360 आप लोग को वैल्यू मिली। तो रुपीज कॉलम में डायरेक्टली हम मेंशन करेंगे दैट इज रुपीज 3,20,360 रुपीज। इससे हम लोग ने ट्रेड बस कंप्लीट कर दिए। सेकंड आते हैं बी पार्ट दैट इज अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को दी गई कि नहीं। लाइबिलिटी में आपको कोई अदर करंट लायबिलिटीज नो, कोई भी आपको अदर करंट लायबिलिटीज वगैरह नहीं दी गई है। अभी हम लोग को यहाँ पर देखते हैं जर्नल एंट्री में कोई हम लोग को स्कीम के तौर पर अदर करंट लायबिलिटीज मिली है कि नहीं। यस, देख सकते हैं आपको स्कीम जर्नल एंट्री नंबर 5 जो आपको क्या बोला गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट और डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टू इंटरेस्ट और डिबेंचर्स अकाउंट है ये आपका अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, बिकॉज ये डिबेंचर पर इंटरेस्ट है तो इसलिए अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है बैलेंस शीट के अंदर। और कितना अमाउंट दिया है, 9,600 रुपीज। तो ये आपका अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा अंडर बैलेंस शीट। इसका पहले हम लोग नोट्स अकाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे पहले, बिकॉज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट डिटेल में थोड़ा डाल सकते हैं कि कौन सा वाला है अदर करंट लायबिलिटीज को लेकर। सो नोट्स अकाउंट में लिखेंगे नोट नंबर 2 आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, फिर इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट और डिबेंचर्स, बिकॉज आपका जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आपका आ रहा था अदर करंट लायबिलिटीज, तो इसलिए यहाँ पर उसका डिटेल में लिखे अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर कौन सी वाली करंट लायबिलिटी है वो हम लोग यहाँ पे लिखे। सो इंटरेस्ट और डिबेंचर्स पेबल आएगा दैट इज कितना मिला था जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड 9,600 अमाउंट उसको मिला था। सो रुपीज कॉलम में लिखेंगे 9,600 रुपीज। फिर ये नोट नंबर 2 आ रहा है, सो विल एंटर दिस इन बैलेंस शीट नाउ। तो लिखेंगे बी अदर करंट लायबिलिटीज, नोट कॉलम में लिखेंगे 2, रुपीज कॉलम में लिखेंगे 9,600 रुपीज। अभी आप लोगों की लाइबिलिटी इतना ही था। अभी विल टेक द टोटल फॉर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज टोटल। सो टोटल करते हैं 3,03,000 प्लस 52,850 प्लस 2,40,000 प्लस 3,20,360 प्लस 9,600 इज इक्वल टू टोटल आप लोगों को मिलता है लाइबिलिटी का 9,82,810 रुपीज। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 9,82,810 रुपीज आप लोग को टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज का वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग ने यहाँ पर इक्विटी लाइबिलिटीज कंप्लीट कर दी है। नाउ विल टेक द सेकंड पार्ट दैट इज एसेट्स। तो नंबर 2 आएगा एसेट्स। एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स आते हैं, नॉन करंट एसेट्स आता है और एक करंट एसेट्स। सबसे पहले हम लोग नॉन करंट देखते हैं। सो फर्स्ट पर आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट में बहुत सारे टाइप के एसेट्स आते हैं, लेकिन आपको इस सम के बेस पर आप लोग को एक ही नॉन करंट मिला है और जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन पहले रीड किया था। तो उसके मुताबिक क्या आएगा, नंबर ए आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें आप लोग को टेंजिबल फिक्चर्स रहते हैं और इनटेंजिबल फिक्चर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की वैल्यूशन में देखते हैं आप लोग को कौन से ऐसे दिए गए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बिकॉज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, आप लोगों के दो टाइप के एसेट्स आपको डिवाइड होते हैं, टेंजिबल में और इंटेंजिबल एसेट्स में। सो विल सी दिस इन क्वेश्चन। आपके पहले देते टेंजिबल एसेट्स कौन से दिए गए, फिक्स एसेट्स। देख सकते हैं इसमें आपको दो टाइप के टेंजिबल फिक्स एसेट्स दिए कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया, इक्विपमेंट दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,03,000 रुपीज है, इक्विपमेंट की वैल्यू 2,50,000 रुपीज है। एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स को नॉर्मल डेबिट बैलेंस है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है एप्रिशिएट होता है तो वो डेबिट होता है और जब उसकी वैल्यू घटती है तो वो क्रेडिट होता है। तो हम लोग देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग अगर जनरल एंट्री में कहाँ पर है, अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट ये दोनों एसेट्स अगर डेबिट में आ रहे हैं जनरल एंट्री में तो वो एड हो गए, अगर अगर क्रेडिट में आ रहे हैं तो माइनस होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 2,03,000 रुपीज है, इक्विपमेंट का अमाउंट 2,50,000 रुपीज है। ये आप लोग याद रखो जनरल एंट्री के टाइम पर। तो देख सकते हैं हम लोग जनरल एंट्री नंबर 11 में आप लोग क्या मिला है, लैंड एंड बिल्डिंग और डेबिट साइड में आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों आपका डेबिट साइड में आ रही है, यानी कि आपका एसेट वाली वैल्यू आपकी एप्रिशिएट होगी जब बैलेंस शीट को लेकर, बिकॉज डेबिट में आता है ऐसे तो क्या होता है एप्रिशिएट होता है, एड ऑन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअली वैल्यू 2,03,000 रुपीज थी, यहाँ पर एप्रिशिएट वाली वैल्यू कितनी मिली 52,000 रुपीज डेबिट रुपीज कॉलम में मिली। और इक्विपमेंट की वैल्यू 2,50,000 रुपीज थी, यहाँ पर उसकी जनरल एंट्री में 50,000 रुपीज यहाँ पर मिली, यानी कि ये दोनों ऐसे यहाँ पर एप्रिशिएट होंगे बैलेंस शीट को लेकर।
बिकॉज यहाँ पे दोनों डेबिट आ रहे हैं और डेबिट साइड में आ रहे हैं। तो एसेस का रूल क्या है, एसेस को नॉर्मल डेबिट बैलेंस जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है, जब उसकी वैल्यू घटती है तो क्रेडिट होता है। तो हम लोग इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में इन दोनों एसेस को लेकर एड ऑन करेंगे और फिर इसका टोटल हम लोग लिखेंगे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में। तो हम लोग वैसे तो नोट्स यहाँ पर एंटर करते हैं। नोट्स अकाउंट नंबर 3 आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हम लोग लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड नंबर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। क्वेश्चन की वैल्यू से आपको कितनी वैल्यू मिली थी, 2,03,000 उसकी वैल्यू थी, तो 2,03,000 रुपीज 2,03,000 रुपीज इनर कॉलम में आएगा। फिर लिखेंगे एड एप्रिसिएशन बिकॉज जर्नल एंट्री में ये दोनों ये ऐसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो रहा है और ऐसे जब भी डेबिट होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसलिए एड एप्रिसिएशन कितना आएगा, 52,000 रुपीज अमाउंट मिला जर्नल एंट्री, तो लिखेंगे इनर कॉलम में दैट इज 52,000 रुपीज। अब इसका टोटल निकाल दे बिकॉज इसके बाद आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ जर्नल एंट्री में रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। सो टोटल आप लोग कितना मिलता है, 2,00,000 प्लस 52,000 इज इक्वल्स टू 3,12,000 आप लोग को लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल मिला। सो रुपीज कॉलम में लिखेंगे दैट इज आउटर रुपीज कॉलम में 3,12,000 रुपीज लैंड एंड बिल्डिंग का। फिर नेक्स्ट आता है टेंजिबल एसेट्स के तौर पर बी आएगा इक्विपमेंट। बी आएगा इक्विपमेंट, उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 2,50,000 रुपीज दी थी। सो इनर कॉलम में लिखेंगे 2,50,000 रुपीज। फिर उसमें भी एड एप्रिसिएशन भी लिखेंगे बिकॉज जर्नल एंट्री में ये भी डेबिट हो रहा है, सो आवर आएगा एड एप्रिसिएशन। और कितनी वैल्यू थी जर्नल एंट्री में ली थी, 50,000 रुपीज। सो इनर कॉलम में 50,000 रुपीज यहाँ पर लिखेंगे। सो 2,50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू कितना, 3 लाख रुपीज। आउटर कॉलम में लिखेंगे 3 लाख रुपीज फॉर इक्विपमेंट, यानी कि अभी टोटल आपका इतना है, दोनों एसेट्स को लेकर आपको दोनों का अपना अपना टोटल यहाँ पर हमने आउटर कॉलम यहाँ पर एंटर कर दिए। इसके बाद आप लोग की कोई भी टेंजिबल एसेट्स नहीं दी गई पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। नाउ वी टेक द टोटल फॉर दिस टेंजिबल एसेट्स का टोटल निकालते। तो टोटल आप लोग कितना मिलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का 3,12,000 रुपीज था और इक्विपमेंट का 3 लाख आपको टोटल मिला था। सो टोटल इज इक्वल टू 6,12,000। आप लोग को कितना मिलेगा, टेंजिबल फिक्स्ड का 6,12,000 रुपीज आप लोग को टोटल मिलता है। अभी हमने टेंजिबल देख दिए, नाउ विल गो फॉर इंटेंजिबल। हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट को कोई इंटेंजिबल दिया गया है। बैलेंस शीट में एक ही इंटेंजिबल दिया गया दैट इज गुडविल दिया गया दैट इज 3,40,000 रुपीज। तो देखते हैं जर्नल एंट्री में कहाँ पर आया है। देख सकते हैं जर्नल एंट्री नंबर 12 में आपका गुडविल है, क्रेडिट साइड में आ रहा है और सेम अमाउंट से यहाँ पर फुल अमाउंट से यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे का रूल क्या है, ऐसे अगर क्रेडिट होता है तो वो पूरी तरह से डिडक्ट हो जाता है। तो ये पूरी तरह से टू गुडविल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो ये पूरी तरह से फुल अमाउंट से डिडक्ट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट को लेकर, यानी कि आपका इनटेंजिबल ऐसे कोई नहीं आएगा बैलेंस शीट में। आपके ओनली टेंजिबल फिक्सेस आएंगे जो कि हम लोग ने यहाँ पर अब तक के डाले थे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आप लोग को जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल कितना मिला, पूरी तरह से 6,12,000 रुपीज आप लोगों को टोटल मिला और नोट नंबर क्या था 3। सो विल एंटर दिस इन बैलेंस शीट। प्रॉपर्ट नंबर ये आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर नॉन करेंसीज में, उसमें लिखेंगे नोट कॉलम में नोट नंबर 3 दैट इज, और रुपीज कॉलम में आएगा 6,12,000 रुपीज टोटल उसका। इससे हम लोग ने यहाँ पर नॉन करेंसीज भी कंप्लीट कर दिए। अभी सेकंड आता है पार्ट करेंसीज। करेंसीज सबसे पहले नंबर ए लिखेंगे इन्वेंट्रीज बिकॉज करेंसीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो विल गो फॉर फर्स्ट दैट इज नंबर ए इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज नथिंग बट आपका स्टॉक, जो कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। स्टॉक को लेकर आपको क्या दिया गया, 3,30,340 रुपीज आप लोग को यहाँ पर दिया गया स्टॉक का अमाउंट बैलेंस शीट में। तो देखते हैं आपका जनरेटरी में कहाँ पर आ रहा है, कैसे आ रहा है। जनरेटरी नंबर 8 में देख सकते हैं इसमें आपका स्टॉक अमाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, टू स्टॉक अकाउंट कितना, 1,65,170 रुपीज यहाँ पर आपको क्रेडिट हो रहा है। इसका एक्चुअल अमाउंट कितना है, 3,30,340 रुपीज का एक्चुअल अमाउंट है। और यहाँ पर जनरेटरी नंबर 8 में यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है कितना, टू स्टॉक अकाउंट 1,65,170 रुपीज से। तो मतलब ये पूरा डिडक्ट उसमें से उतना डिडक्ट हो जाएगा, उसमें से 1,65,170 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन की बैलेंस में उसका टोटल वैल्यू उसकी दी गई स्टॉक की। और देखिए जनरेटरी नंबर 9 में सेम ऐसी वैल्यू इसका होना है। इसमें अब स्टॉक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है दैट इज टू स्टॉक अकाउंट कितना, 45,170 रुपीज, यानी कि यहाँ पर भी क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जनरेटरी नंबर 8 के अकॉर्डिंग जनरेटरी नंबर 9 के मुताबिक जो उसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट की अमाउंट है उसके मुताबिक इतनी दोनों की वैल्यू यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी दैट इज 3,30,340 माइनस 1,65,170 माइनस 45,170 रुपीज। इसको यहाँ पर डिडक्ट करेंगे इन केस ऑफ एंटरिंग इन बैलेंस शीट। तो यहाँ पर इसका एंटर करते पहले नोट्स टू अकाउंट्स में। सो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आएगा, नोट नंबर 4 इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्वेश्चन में कितनी दी गई थी बिलो स्टॉक की वैल्यू। सो रुपीज कॉलम में वही डालेंगे 3,30,340 रुपीज
फिर क्या हुआ था, जनरल एंट्री नंबर 8 में क्या हुआ था, बैंक के मुताबिक हुआ था, बैंक ने टेक ओवर किया था, तो इसलिए लिखेंगे लेस टेकन ओवर बाय बैंक, लेस टेकन ओवर बाय बैंक लिखेंगे। कितना उसने टेक ओवर किया था, 50% किया था, तो कितना मिला था जनरल एंट्री में क्रेडिट सेट, 1,65,170 रुपीज। सो यहाँ पर ब्रैकेट में डालेंगे रुपीज कॉलम में, दैट इज 1,65,170 रुपीज, ब्रैकेट रुपीज कॉलम में डालेंगे, क्योंकि ये डिडक्ट हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे। फिर क्या था, जनरल एंट्री ना नाइन्थ में तो उसकी रिवैल्यूएशन वाली वैल्यू हो गई थी, तो इसलिए भी यहाँ पर जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ था यहाँ पर, तो इसलिए भी यहाँ पर लेस रिटर्न ऑफ लिखेंगे। यहाँ पर आपको रिवैल्यूटी वगैरह नहीं लिखना है, आपको लेस रिटर्न ऑफ लिखना है, बिकॉज जब भी अगर स्टॉक की वैल्यू घटती है तो क्या होता है यहाँ पर, उसको रिटर्न ऑफ लिखना रहेगा। एक्सेप्टिंग आप लोग को टेंजिबल फिक्चर्स और इंटेंजिबल फिक्चर्स को लेकर, आपको सारे के सारे एसेट्स को लेकर नोट्स में उनका रिटर्न ऑफ लिखना है, अगर वो जनरल एंट्री में क्रेडिट आते हैं तो लेस रिटर्न ऑफ लिखेंगे। और किसी से रिटर्न ऑफ हो रहा था, 45,170 रुपीज जनरल एंट्री में क्रेडिट सेट, तो इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे। सो 45,170 रुपीज। नाउ वी टेक द टोटल फॉर इन्वेंट्रीज, तो कितना मिलेगा, 3,30,340 माइनस 1,35,170 माइनस 45,170 रुपीज इज इक्वल टू, आपको टोटल मिलता है 1,20,000 रुपीज टोटल इन्वेंट्रीज। तो आएगा कौन सा, नोट नंबर 4। तो यहाँ पर आका आएगा करंट में ए आएगा इन्वेंट्रीज, नोट कॉलम में आएगा नोट 4, रुपीज में आएगा 1,20,000 रुपीज, जो कि हम लोग को नोट स्टॉकर्स में मिला था। फिर इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट आता है ट्रेड रिसीवर्स। क्वेश्चन में कौन से ट्रेड रिसीवर्स मिले देखते हैं। एड्स में आपको कौन सा ट्रेड रिसीवर्स मिला है, एक आपका संडे डेटर्स बोला है, दैट इज 2,40,970 रुपीज, ये आपका ट्रेड रिसीवर्स है। और आपको कोई और दिया है नहीं, आपको कोई और नहीं दिया गया। लेकिन देख सकते हो, आपको स्कीम के मुताबिक जो हमने यहाँ पर जनवरी के टाइम पर देखे थे, उसमें आपको स्कीम नंबर 8 के मुताबिक बोला गया था, एंड प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स और रुपीज 20,000 रुपीज। ये आपका संडे डेटर से रिलेटेड है, तो ये आपका देखते हैं जनवरी में कहाँ पर आ रहा है। अगर क्रेडिट में आ रहा है तो ये डिडक्ट हो जाएगा संडे डेटर्स के अमाउंट से। कहाँ पर आपका है, देख सकते जनरल नंबर 12 में आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है, दैट इज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये आपका संडे क्रेडिटर से रिलेटेड है, और कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 20,000 रुपीज है। और ऐसे जब भी क्रेडिट होता है तो क्या होता है, डिडक्ट होता है। तो ये आपका जो संडे क्रेडिटर का टोटल अमाउंट है, उससे यहाँ पर 20,000 से यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा फॉर एंटरिंग इन बैलेंस शीट। और टोटल अमाउंट कितना है संडे क्रेडिटर्स का, 2,40,970 रुपीज, तो उससे 20,000 यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा। सो विल एंटर दिस इन बैलेंस शीट। नोट्स का सब यहाँ पे डाल देंगे, बिकॉज यहाँ पर इसका थोड़ा अलग है। सो नोट नंबर 5 आएगा, नोट नंबर 5 थ्रेड रिसीवर्स डालेंगे। क्वेश्चन की बैलेंस शीट कितना अमाउंट दिया था, डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स का अमाउंट कितना था, डेटर्स का अमाउंट कितना, 2,40,970 रुपीज था, तो यहाँ पर रुपीज कॉलम में आएगा 2,40,970 रुपीज। फिर जर्नल एंट्री में स्कीम के मुताबिक क्या था, वो यहाँ पर प्रोविजन मेट हो रहा था, कितना डाउटफुल डेब्ट्स पे यहाँ पर कितना, 20,000 रुपीज के मुताबिक, और जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, तो क्या होगा, लेस आरएटी। आरएटी जब भी आपका डेटर्स यहाँ पर लेस होता है ना, तो वो लेस आरएटी करते, रिटर्न ऑफ भी नहीं करना है आपको, डेप्रिसिएशन को कुछ नहीं लिखना है, आपको लेस आरएटी लिखना रहता है जब भी आपको डेटर्स रिलेटेड लेस करना रहता है। तो फॉर इन केस ऑफ बैलेंस शीट तो क्या आता है, लेस आरडीडी। और कितना अमाउंट मिला जनरल एंट्री में, 20,000 रुपीज, तो रुपीज कॉलम में लिखेंगे ब्रैकेट में 20,000। अभी यहाँ पर इसका टोटल करते हैं, बिकॉज रेट जैसे आपको इतना ही दिया गया था और आपको कोई नहीं दिए गए थे। टोटल ट्रेड रिसीवर्स कितना मिलेगा, 2,40,970 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 2,20,970 रुपीज। और कौन सा नोट नंबर 5। सो यहाँ पर लिखेंगे करेंट में बी ट्रेड रिसीवर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेटर्स, नहीं लिखे तो भी चलेगा। फिर लिखते हैं नोट में 5, फिर रुपीज कॉलम में आएगा टोटल कितना मिला था, 2,20,970 रुपीज एंटर करेंगे यहाँ पर। फिर करेंट से का सबसे लास्ट पार्ट नंबर सी, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग देखते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन में आपको कौन सा दिया गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेकर। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के बैलेंस शीट में आप लोग को एसेस में क्या दिया गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को लेकर, कैश एट बैंक 20,240 रुपीज आप लोग को दिया गया। तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोग का जो है कैश एट बैंक 20,240 रुपीज यहाँ पर आपका रहा है। तो हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में इस रेट का ट्रांजेक्शन क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है। जब भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है तो आप लोग को देखना है जनरल एंट्री में कैश अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट ये दोनों आपके आए हैं कि नहीं आए, तो कौन सा साइड आया। तो देखते हैं हम लोग जनरल एंट्री में किधर किधर आया है। एक जनरल एंट्री नंबर 5 में आपका आया टू बैंक अकाउंट, एक जनरल एंट्री नंबर 6 में आया टू बैंक अकाउंट, एक जनरल एंट्री नंबर 10 में आया टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में आ रहा है। तो देख सकते हैं इसमें जो आपका एक डेबिट हो रहा है, जनरल एंट्री नंबर 10 में आपका डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट, और जनरल एंट्री नंबर 5 में और 6 में आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर पहले नोट्स में एंटर करते हैं। नोट्स में आएगा नोट नंबर 6, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश एट बैंक, क्वेश्चन की लाइबिलिटी को, सॉरी क्वेश्चन के बैलेंस में कितना दिया था कैश बैंक का अमाउंट 20,240 रुपीज। एंटर करते इनर कॉल अमाउंट दैट इज 20,240 रुपीज। फिर यहाँ पर है ना, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को जो है यहाँ पर आप लोग को दो इसमें फिफ्थ में और सिक्स में जनरेटरी में आप लोग को क्रेडिट में आया, और यहाँ पर जनरेटरी नंबर 10th में आपको डेबिट में आया। तो यहाँ भी आप पहले आप दोनों इन दोनों को माइनस करोगे, क्रेडिट में आया है, उससे अच्छा पहले आप लोग पहले डेबिट वाले को ऐड करो, बिकॉज एस का रूल क्या है, एस की वैल्यू जब डेबिट बढ़ती है तो वो डेबिट होता है, और जब वैल्यू घटती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी एंट्री में आपका बैंक और डेबिट में आ रहा है तो वो आपका बढ़ेगा, और जब क्रेडिट में आता है तो घटेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बढ़ने वाली वैल्यू को एंटर कर देते हैं बैलेंस शीट को लेकर। फिर जितने भी वैल्यू क्रेडिट होगी उसके मुताबिक वो सारे के सारे ऐड ऑन करके वैल्यू को लेकर उसको माइनस करेंगे फॉर इन केस ऑफ बैलेंस शीट एंट्रेंस। तो हम लोग देखते हैं पहले जनरेटिंग नंबर 10 में आपका क्या हो रहा है, बैंक और आपका डेबिट हो रहा है कितना 40,000 रुपीज। तो हम लोग को जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट का तो वैल्यू थी, इससे हम लोग को 40,000 रुपीज ऐड कर देंगे पहले डायरेक्टली। आप लोग को पहले माइनस मत करो, आप लोग बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग पहले आप पहले डेबिट वाली एंट्री सारी की सारी पहले ले लो। सो विल एंटर दिस नोट्स नो अकाउंट्स। नोट्स अकाउंट्स में कैश बैंक के आप आ जाएगा, एड लिखेंगे, एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये आपका जो एंट्री थी जनरेटरी नंबर 10 वो आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो लिखेंगे एड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जनरेटरी में कितना अमाउंट मिला था, 40,000 रुपीज मिला था बैंक का। सो फिर एंटर इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000 रुपीज। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डेबिट हुआ है नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेबिट वाले के मुताबिक उसका पहले ऐड कर लेते हैं, मैंने आपको बोला था पहले। सो कैश एट बैंक को लेकर और प्रॉफिट और सेल इन्वेस्टमेंट को लेकर इन दोनों को ऐड करते हैं, तो कितना मिलेगा 20,240 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 60,240 रुपीज आप लोग को मिलेगा। तो आउटर रुपीज कॉलम मिलेगा 60,240 रुपीज। फिर अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेबिट वाली एंट्री सारी देख ली, अभी क्रेडिट वाली एंट्री देखते हैं। देखिए जनरल एंट्री नंबर 5 में और जनरल एंट्री नंबर 6 में आपको दोनों बैंक अकाउंट जो क्रेडिट हो रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर दोनों सेट यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। और फिर देखते हैं पहले हम लोग टू बैंक अकाउंट जनरल एंट्री नंबर 5 के मुताबिक दैट इज टू बैंक अकाउंट कितना दिया 6,200, सॉरी 6,400 रुपीज। यहाँ पर एसेट है और यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो ऐसे यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो क्या होगा, घटेगा। तो बैलेंस शीट को लेकर ये वाला एसेट की वैल्यू घटेगी, बैंक वाले अकाउंट को लेकर ये वाली वैल्यू घटेगी, जो उन्होंने अब तक के सारे ऐसे बैंक को लेकर टोटल की अब तक बैलेंस शीट में। तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट 6,400 रुपीज यहाँ पर कटेगा, और यहाँ पर जनरेटरी 6 के मुताबिक भी सेम ऐसे होगा, टू बैंक अकाउंट 24,000 रुपीज यहाँ पर ही कटेगा। तो यहाँ पर जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये जो जनरेटरी नंबर 5 वाला जो आपका एंट्री है वो किसके मुताबिक है, डेबेंचर्स के मुताबिक। यहाँ पर डेबेंचर वाली एंट्री जनरेटरी नंबर 6 किसके मुताबिक, प्रीफरेंस डिविडेंड के मुताबिक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका ऐड कर डालते हैं, यहाँ पर पहले इन दोनों का यहाँ पर एक साथ डालेंगे, इनका ऐड करके पहले वाले जो ऐड करके इसको उससे माइनस करेंगे, फिर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो आपको कैश इन कैश इक्विवेलेंट में यहाँ पर एंटर करना है। तो जेलेंटी नंबर 5 में कितना मिला, टू बैंक अकाउंट 6,400। जेलेंटी नंबर 6 में मिला है टू बैंक अकाउंट 24,000 रुपीज। यहाँ पर इसको एंटर करते हैं नोट्स में लेस करके, बिकॉज जेलेंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो लिखेंगे लेस, जेनेरेटरी नंबर 5 में क्या था, वो पेड था, यहाँ पर डेबेंचर को लेकर था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे लेस पेड और इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर कितना मिला था हम लोगों को 6,400 रुपीज था। तो यहाँ पर एंटर करेंगे इनर कॉलम में 6,400 रुपीज, और यहाँ पर उसी के नीचे यहाँ पर करेंगे यहाँ पर पहले लेस, बिकॉज सारे के सारे ऐड को ऐड करेंगे, सारे के सारे लेस को एक साथ ऐड करके सारे ऐड से माइनस करने वाले हम लोग। तो इसलिए यहाँ पर उसी के नीचे यहाँ पर लिखेंगे लेस। फिर जनरेटरी नंबर 6 में आपको क्या दिया था, प्रीफेस डेट के मुताबिक आपको टू बैंक ऑफ क्रेडिट में आ रहा था, तो इसलिए आप इसको लेस करेंगे, और कितना अमाउंट से था 24,000। तो लिखेंगे लेस पेड प्रीफरेंस डिविडेंड कितना 24,000 रुपीज, इनर रुपीज कॉलम में लिखेंगे। अभी इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, जो दोनों आपने यहाँ पर लेस लिखे, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में पहले वाले ऐड से इसका माइनस करेंगे, दैट इज 60,240 रुपीज से माइनस करेंगे दोनों के दोनों लेस अमाउंट का टोटल, दैट इज कितना मिलेगा 6,400 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 30,400 रुपीज आप लोग को टोटल मिला। ये हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज ये आपको डिडक्ट करना है पहले वाले एडिशन वाले अमाउंट से। तो पहले एडिशन अमाउंट कितना था 60,240 रुपीज था, अभी का नया अमाउंट लेस वाला अमाउंट कितना 30,400 है। तो इन दोनों को डिडक्ट करते तो कितना मिलेगा डिफरेंस 29,840 रुपीज आप लोग को मिलेगा डिफरेंस टोटल। यदि ये आपका कैश है, कैश इक्विवेलेंट का आपका टोटल अमाउंट कितना 29,840 रुपीज। और कौन सा नोट नंबर 6, तो हम लोग पहले बैलेंस शीट पे एंटर करते, सी में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट कॉलम में लिखेंगे नोट 6, और कितना अमाउंट था टोटल 29,840। वी विल एंटर दिस इन रुपीज कॉलम 29,840 रुपीज। ये आप लोग का लास्ट पार्ट था इसका, हम लोगों ने इसे नॉन करेंट से कंप्लीट कर दी, करेंट से कंप्लीट कर दी, और लाइबिलिटी का पार्ट पहले कंप्लीट कर दिया।
अभी हम लोग टोटल एसेट्स का अमाउंट निकालते हैं। फर्स्ट से दैट इज 6,12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,20,970 प्लस 29,840 इज इक्वल्स टू आपको अमाउंट मिलेगा 9,82,810 रुपीज आप लोग को अमाउंट मिला। एसेट्स का टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 9,82,810। तो देख सकते हैं आप लोगों को जो लाइबिलिटी का अमाउंट था वो भी आपको पहले हमने जो कैलकुलेट किया तो अभी आपको यही मिला था 9,82,810 और आपको ऐसे का भी सेम यही अमाउंट मिला, यानी कि आपकी बैलेंस शीट सही बनी, आपको दोनों अमाउंट टैली हो रहे हैं, यानी कि आपका पूरी तरह से आपको बैलेंस शीट सही बनी, आपको कोई गड़बड़ नहीं किए। एंट्री को ट्रांजेक्शन करने के यहाँ पर एंट्री यहाँ पर डालने के लिए कैपिटल रिडक्शन बनाने जर्नल एंट्री वगैरह बनाने आपको कुछ सही नहीं किया, यानी कि आपने पूरी तरह से सही यहाँ पर एंट्रीज डाल दिए बैलेंस शीट को लेकर। अभी तक हम लोग ने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 6 यहाँ पर टोटल हम लोग ने यहाँ पर 7 सम्स कर चुके हैं अब तक यहाँ पर टोटल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, जिसमें हम लोग पहले दो था वो पर जनरल एंट्री को लेकर था, फिर दो था जनरल एंट्री कैपिटल रिडक्शन दोनों को लेकर था, फिर जो तीन था वो आप लोग का तीनों दैट इज जनरल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंस शीट तीनों को लेकर था। इसके बाद में मैं 2 से 3 सम अपलोड करूंगा रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। बाद में हम लोग दूसरा सब्जेक्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एनी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल को लेकर। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करना है मेरे चैनल को। इसके बाद आप लोग को जो है आप लोग मेरे चैनल पर अपडेट रह सकते हो कि आप लोग यूट्यूब पर मिलता जाएगा कि आप लोग कौन से सब सम्स के सॉल्यूशन देखने रिलेटेड टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स।